आज मेरा सेट थ्योरी का आपका लेक्चर नंबर 4 आएगा अभी। तो पहले 3 लेक्चर में हमने डिटेल में सेट का जो कंप्लीट थियरी है उस चीज़ को कवर कर रखे हैं और आज की क्लास में हमें कुछ क्वेश्चंस देखना है। अभी ये क्वेश्चंस में वही क्वेश्चंस आज की क्लास में ले रहा हूँ जो आपका एक्सरसाइज 1 में है ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे लिख के आपको करा रहा हूँ। 10-12 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे और मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया है शीट से जो क्वेश्चन मुझे फील आ रहा है कि शायद बच्चों को करने में उसमें दिक्कत हो रहा है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है उतना उस चीज को करने में। देखिए, सेट चैप्टर जो है वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है और जेईई मेंस में भी काफी गैप दे देकर के उसमें कभी कभी पूछा जाता है, और जितना भी पूछा जाता है वो लगभग सबसेट और कार्डिनलिटी का कंसेप्ट से ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये सब प्रूविंग का बाद तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर अपना मैथमेटिकल माइंडसेट को उस टाइप से डेवलप करना चाहते हो और प्रूफ्स को बेसिकली समझना चाहते हो तो आपको ये सारे कहानी करना जरूरी है। आप बोलेंगे सर बोर्ड एग्जाम में तो प्रूफ वगैरह पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, बट इतना भी डिफिकल्ट लेवल में नहीं पूछा जाएगा ऑब्वियसली जिस लेवल में आपको शीट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं। समझ में आ रहा है ना? बोर्ड एग्जाम में अगर यहाँ तक लेवल है तो शीट में आपका उससे 3-4 गुना जम लेकर के क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, उसके नीचे लेवल का भी है, उस लेवल का भी है और उससे काफी ऊपर लेवल का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आपको उसी प्रकार से करना चाहिए ताकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी एग्जाम आपको कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी अगर पूछे तो आप उसको आंसर करने में काबिल रहो। समझ में आ रहा है ना? और हमारा एम भी वही रहता है हमेशा। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और उस बात को दिल से समझते हुए कि मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, क्योंकि लास्ट 3 लेक्चर में मैंने थ्योरी को इन डिटेल में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हमारा जो पॉइंट है वो क्वेश्चन के ऊपर स्ट्रेस देंगे। और क्वेश्चन यानी कि मैं वो सिंपल क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ जो सबसेट या फिर ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, आपको सेट वगैरह निकालना होता है तो वो उस टाइप के क्वेश्चन शीट में ऑलरेडी है, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कराया नहीं जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा। अगर क्लास में होते तो करा देते, बट वीडियो में अभी मैं आज के लेक्चर में लेक्चर 4 में वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो शायद आपको करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है, तो उसको देखो आप प्रॉपर्ली और देखने के बाद शायद आप उतना ही बेहतर तरीके से कर पाओगे, ये मेरा उम्मीद है। उसके बावजूद अगर नहीं कर पाते हो तो जब फाइनल शीट का डिस्कशन होगा आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे पूरा शीट का, और आप जो आपका क्या बोलूँ मैं ये जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरा शीट का डिस्कशन। तो फाइनली जब भी हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें आपका जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन से अगर डाउट है तो सारी चीज आप पूछ सकते हो और उसमें सारे सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। तो उसके लिए आप चिंता मत करो, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन अगर आप अपना बुक का बात करो तो एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हो कि सेट का जो भी क्वेश्चन है उससे भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो करना ना करना बराबर है, क्योंकि उसके जितने अच्छे क्वेश्चन है जितने बुरे क्वेश्चन है सारे के सारे शीट में ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन हम ले रहा हूँ ताकि जो भी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो या फिर शीट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो और बच्चे आपको करने में उतना कंफर्टेबल अगर आप नहीं हो तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। इसको देखने के बाद और आपका एप्टीट्यूड जो है वो सेट चैप्टर के लिए थोड़ा बहुत प्रूफ्स कैसे करना है उसका आइडिया और डेवलप होगा आपको, और समझ आएगा बारीकियों से कि किस तरीके से आप ये कहानी को और डीपली सोच सकते हो। और मैं सोचता हूँ कि आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ कि एक बच्चे का मैथमेटिकल माइंडसेट, ठीक है ना, कंपेटिटिव माइंडसेट के साथ मैथमेटिकल माइंडसेट जो है वो भी बनाना चाहिए, और वो तभी बनेगा जब आप प्रूफ्स को बहुत अच्छे से और ईमानदारी से सॉल्व करेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो प्रूफ्स करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेसिक बिना पता किए आप कभी भी कुछ भी चीज नहीं समझोगे, और मैं बेसिक से ही हमेशा बताता हूँ। बट अगर मैं बात करूँ कि स्पेसिफिकली सेट चैप्टर का, तो उसमें जो प्रूफ्स है वो आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट ना होने की वजह से मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सारी चीज कराया जाता है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई भी चीज हो जो सिलेबस रिलेटेड है उसके सारे कार्य कराया जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एग्जाम। समझ में आ रहा है ना? तो इसी के साथ साथ चलिए देख लेते हैं हमारा, मैं कुछ कुछ करके क्वेश्चन लिख के पॉज कर करके बाकी आगे सारे क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया। अच्छा, इसमें एक चीज मैं करेक्ट कर देता हूँ। शीट में मैंने किसी बच्चे ने मुझे उस दिन 2 दिन पहले फोन किया था, तो इसमें सर यूनियन दिया हुआ था, तो वो यूनियन नहीं होगा, शायद वो इंटरसेक्शन होगा, तो उस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं सॉल्यूशन में ध्यान दूं तो आप देख सकते हो
यहाँ पे आपको एक सेट बना के दिया है उन्होंने कि नेचुरल नंबर के साथ ए एक एलिमेंट को प्रोडक्ट करके दिया है और जो कि है आपका ए एन, जिसके अंदर जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कुछ ए एक्स टाइप के फॉर्मेट में बैठा हुआ है, जहां पे एक्स जो है वो क्या है अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है। और 3 एलिमेंट आपको दिया गया है बी सी डी, जो कि सारे के सारे क्या है नेचुरल नंबर है। अभी बोलता है आपको कि बी एन और सी एन का इंटरसेक्शन जो है वो क्या है डी एन है, तो ये प्रूव करो कि डी जो होगा वो बी और सी का एलसीएम होगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम बी एन और सी एन का जो इंटरसेक्शन है उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए बी एन को पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बी एन जो होगा वो आप समझ सकते हो, यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे ए आ गया, तो अगर यहाँ पे बी आ जाता है तो ये कुछ बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन टाइप का होगा। ठीक है, तो इस सेट का जो एलिमेंट्स होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, बी होगा, 2b होगा, 3b होगा, 4b होगा, कुछ उस पैटर्न में होगा। आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को मैं इस प्रकार से बोल सकता हूं ना कि ये b, 2b, 3b, 4b ये सारे के सारे क्या है b का साथ में प्रोडक्ट में जो भी है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस सेट का एलिमेंट्स को मैं एक नाम से एक वर्ड से क्या बुला सकता हूं कि पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या b हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर अपन cn की बात करें तो cn जो आपको दिखेगा वो कुछ cx सच दैट x बिलोंग्स टू n के फॉर्मेट में दिखेगा, जो कि हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c। तो अभी आप ये दोनों सेट निकाल लिए, अभी आपको इन दोनों का क्या कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन की बात करूं तो bn इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा cn हो जाएगा। अगर मैं bn इंटरसेक्शन cn की बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b और पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c, उन दोनों का कॉमन जो होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b एंड c बोथ। वही तो होगा ना कहानी। ठीक है ना। बेसिकली मैं इसको जनरल तरीके से करा रहा हूँ, बट ऑर्डिनरी वे में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ पे बी सी डी के जगह पे आपको कोई भी नेचुरल नंबर या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपको डाल देंगे। समझ में आ रहा है ना। ताकि जैसे 2n इंटरसेक्शन 3n वो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 6n हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके का क्वेश्चन भी शीट में मौजूद है। आप देखो 2n क्या हो जाएगा 2 4 6 8 इस प्रकार से हो जाएगा, और 3n क्या हो जाएगा 3 6 8 3 6 9 12 इस प्रकार से हो जाएगा। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो आप मिलेगा वो क्या होगा 6n ही होगा, यानी कि 6 12 18 वही आएगा। अब लिख करके देख लो, जो कि क्या हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में दे दिया, मतलब आपको इसको प्रॉपर्ली लिख करके लैंग्वेज में प्रूफ कर देना। ठीक है, तो bn इंटरसेक्शन cn जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगा क्या, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b एंड c बोथ, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b एंड c बोथ। समझ आ रहा है ये बात, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b एंड c बोथ। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b एंड c बोथ अगर मैं बोलूं तो इसको अगर मैं सेट में एक्सप्रेस करूं तो यहाँ पे मैं कुछ इसको दूसरे किसी नाम से kx से बुला सकता हूं, जहां पे आपका x जो होगा वो क्या हो जाएगा एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और k जो होगा वो क्या होगा where k is the LCM of b and c। ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल ऑफ b and c बोथ, उसका मतलब है कि एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगर b और c का एलसीएम हो गया तो वही कहानी आपका किसके इक्वल हो गया dn के इक्वल हो गया ना। समझ में आ रहा है, वही कहानी किसके इक्वल हो गया dn, क्योंकि dn जो होगा वो भी क्या हो जाएगा उसी चीज को अगर मैं यहाँ पे dn के फॉर्मेट में लिखूं तो इज इक्वल टू dn आपको बोल के दिया ना, ऐसे लिख लो आप, अगेन देकर के दिखा दो। अगेन dn जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा dx such that x belongs to n where d is the LCM of कौन b and c according to क्वेश्चन। तो ये गिवन नहीं है, तो आप एक काम करो, d is the LCM of b and c बोलने कोई जरूरत नहीं है। अगर ये चीज इसके इक्वल है, ठीक है ना, इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ d। ठीक है, अभी आप ये लिख दो कि एज आपको ये गिवन है कि bn इंटरसेक्शन cn जो है वो dn के इक्वल है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है सेम होगा, दैट इज
D is the LCM of, that is D is the LCM of B and C। तो इस जगह से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। खैर अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आप इस प्रकार से यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपको दिख जाएगा, जिसको आप इजीली एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हो। एक्सपांड मतलब क्या समझ रहे हो ना, उसका सेट प्रॉपर्ली लिख के कॉमन जो भी है देख लोगे आप। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं इस प्रकार से 3n इंटरसेक्शन 4n अगर पूछ लेता हूँ तो 3n अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3, 6, 9, 12, 15 कुछ इस प्रकार से लिखोगे। और इस सेट के साथ अगर मैं इस सेट का इंटरसेक्शन की बात करूं, इस सेट का अगर इंटरसेक्शन की बात करूं तो ऑब्वियसली आप क्या लोगे, यहाँ पे सबसे पहला इंटरसेक्शन 12 आएगा, फिर आएगा आपका 24, फिर आ जाएगा 36 एंड सो ऑन चलेगा, जो कि हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कि मल्टीपल ऑफ 12 का मतलब ही क्या है कि 3 और 4 का एलसीएम। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को जो है वो आप प्रूव इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा और उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन जो है उसके बाद बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अगर आप पॉज से देखो तो उसमें क्या बोल रहा है, इस बात को ध्यान से आप समझने का प्रयास करो। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं उस चीज का, तो ये देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको ये बोला जा रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्डिनलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे है, उस चीज को मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। ध्यान से ही समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा आप समझते हो ना कि अगर एक सेट में 5 एलिमेंट है, ठीक है, और मान लो 5 एलिमेंट क्या क्या है, 1, 2 से लेकर के 5 है, और बी एक सेट है जहां पे 4 एलिमेंट है 6 से लेकर के 9 तक, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट हो गए। समझ में आ रहा है ना। यानी कि नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है। इतना सा कंसेप्ट अगर आप समझते हो, बस एन लिख दिया ना ब्रैकेट के बाहर, तो उसका मतलब ही हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट का बात चल रहा है। ठीक है। तो उसी के ऊपर है वो क्वेश्चन। ठीक है। अब इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आईआईटी आपको पूछ सकता है, जो आईआईटी जेईई मेन का एग्जाम होता है उसमें इजीली पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि A1, A2 से लेकर के कहां तक, A30 तक अलग अलग 30 सेट्स है विद 5 एलिमेंट्स ईच। ठीक है ना, ईच विद 5 एलिमेंट्स, मतलब हर एक में कितना एलिमेंट दिया गया है आपको, 5 एलिमेंट, हर सेट में 5 एलिमेंट दिया गया है। और B1 से लेकर के Bn तक n सेट है, जहां पे हर एक में कितने सेट एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। यानी कि B1 में भी 3, B2 में भी 3, इस प्रकार से Bn तक सारे सेट्स में कितने एलिमेंट दिए गए हैं, 3 एलिमेंट दिए गए हैं। एक और रिलेशन यहाँ पे है कि यूनियन ऑफ AI, ये सिंबल पता है ना, मैंने शीट में आपको थियरी में एक्सप्लेन भी किया था। इसका मतलब है जब बहुत सारे सेट्स का एक साथ आप यूनियन लेना चाहते हो तो उस सेट जो आएगा फाइनल, उसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। यूनियन ऑफ, जैसे सिग्मा नहीं होता है, सिग्मा समेशन, तो उस प्रकार से आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। फिर एक और चीज बीजे मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल बी सेट्स के लिए भी एक और रिलेशन दिया गया है। ठीक है, जो कि एस के इक्वल है। ये बोला जा रहा है कि assume that each element of S belongs to exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the BJs. Find N. ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है प्रॉपर्ली। ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि यूनियन ऑफ I is equal to 1 to 30 AI is equal to S। अगर इस चीज को मैं इन डिटेल में एक्सप्रेस करूं तो वो क्या होगा, S is equal to जो होगा वो 1 से लेकर के 30 तक जितने भी 30 A सेट है उन सबका यूनियन, यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट डॉट यूनियन कहां तक, A30 तक। ठीक है। तो अगर S इन सब का कलेक्शन यूनियन है तो S में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा, S में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आप सोचो। क्या सबका समेशन हो जाएगा, हाँ सर सबका समेशन होगा अगर सारे के सारे सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है, यानी कि उनमें से अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तब जाकर के सबका समेशन होगा।
अगर आप सोचो कि ए सेट जो है, पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें 1 2 3 4 है, और बी सेट जो है उसमें अगर 3 4 आ जाता है, तो ए यूनियन बी में 4 + 2 6 एलिमेंट होगा, या फिर 1 2 3 4 4 एलिमेंट ही होगा, 4 एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आपको अगर कॉमन मिल जाता है इन सारे सेट्स में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 प्लस डॉट डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A30। आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर कॉमन जो है वो यूनियन में दो दो बार काउंट तो नहीं होता है ना। यहाँ पे 3 4 कॉमन है, तो क्या 3 4 को मैंने दो दो बार लिख दिया? कि अगर लिखूंगा भी तो सेम एलिमेंट्स काउंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतना ही कहलाया जाएगा ना। रिपीटेड एलिमेंट्स को तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंट में कैलकुलेट नहीं करते। समझ में आया ना? तो उस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि उनमें से क्या कॉमन है एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसका डाटा भी गिवन है, आप देख सकते हो अच्छे से। क्या दिया गया है? एज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ एस, एस में जो भी एलिमेंट आया बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एआईज। मतलब क्या कि एस में जो भी एलिमेंट्स आया, जैसे मान लो एस में टोटल 5 एलिमेंट आया, 1 2 3 4 5, तो वो जो 1 है ना, वो 1 जो है वो इन 30 में से 10 सेट में प्रेजेंट था। समझ में आ रहा है? फिर ये जो 2 है ना, वो इन 30 में से 10 सेट में प्रेजेंट था। फिर 3 भी 10 सेट में प्रेजेंट था। एस का हर एक एलिमेंट यहां पे 30 में से 10 10 में प्रेजेंट था। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ओवरऑल ऑब्वियस है कि अगर आप सम कर दोगे तो आपको एक्सेस मिलेगा, जो कि उतना एलिमेंट तो एस में होगा ही नहीं। आपने तो सबको सम कर दिए। समझ में आ रहा है ना? जो कॉमन है उसका आप तो ध्यान ही नहीं रखे। समझ में आ रहा है? तो इस चीज के लिए आप सोचो जरा कि अगर हर एक एलिमेंट एस का 10 10 बार कॉमन है, समझ में आया, तो टोटल सम अगर आप कर भी देते हो तो वो 10 का मल्टीपल आना अगर चाहिए 15, तो आपके पास आएगा कितना? 150 आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक एलिमेंट, यहाँ पे सोचो ना, यहाँ पे अगर 15 एलिमेंट है और वो 1 से 15 तक 15 एलिमेंट अगर यहाँ पे मौजूद है एस सेट में, और पहला एलिमेंट जो है 1, वो यहाँ पे से 10 बार आ रहा है, मतलब इन 30 सेट में से किसी भी 10 सेट में प्रेजेंट है। 2 भी 30 में से किसी भी 10 में प्रेजेंट है। 3 भी 10 में से प्रेजेंट है। तो आप जब सबको सम कर दोगे तो कितना मिलेगा? 150, जहां पे आपको मिलना चाहिए था कितना? 15 मिलना चाहिए था। समझ में आ रहा है? इसीलिए उस 150 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि 10 से डिवाइड करना होगा। समझ में आ रहा है? तो उस कंसेप्ट जो है उस चीज के लिए कि ये क्वेश्चन मेरा इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कि आपको वो जो कॉमन एलिमेंट है, वो बच्चे जहां पे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कि वो कॉमन एलिमेंट के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, वो डायरेक्टली सम लगा देते हैं, और जहां पे उनका एक्सेस एलिमेंट आने के चक्कर में ये सवाल जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियस है वो गलत हो गए, आप समझ गए होंगे इतना देर में। ठीक है, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एक्सेस में आ रहे हैं उस चीज को आप ध्यान नहीं दे पाए, जिस कारण यहाँ पे आपके पास एक्सेस आंसर मिल रहा है। और वो कॉमन एलिमेंट जो है वो तो आप खुद से नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको सेट के बारे में पता नहीं चलेगा, और उसका डाटा जो है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस एनएस को अगर मैं एस से अगर मैं एनएस लिखना चाहूं तो यहाँ पे मुझे 1/10 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बोल रहा है हर एक सेट में कितना एलिमेंट है भाई? 5 करके एलिमेंट है। हर एक सेट में 5 करके एलिमेंट है, तो टोटल 30 सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा? 5 × 30 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकलेगा वो कितना आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? सिमिलरली अगर आप सेकंड वाला पार्ट करते हो तो आपको ये मिलेगा कि यूनियन ऑफ बीजे J इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू S। ठीक है, यानी कि S जो होगा वो B1 यूनियन B2 यूनियन B3 डॉट डॉट यूनियन कहां तक जाएगा? Bn तक जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो NS जो होगा वो क्या आ जाएगा? N of B1 प्लस N of B2 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा? N of Bn तक जाएगा, जो कि 1/9 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल के दिया है? एग्जैक्टली 9 एलिमेंट ऑफ Bj, जो कि S में क्या है? मतलब 9 एग्जैक्टली 9 ऑफ Bj। समझ में आ रहा है ना? S का हर एक एलिमेंट जो है वो Bj का, मतलब Bj में यहाँ पे टोटल n सेट्स है ना, n सेट में S का हर एक एलिमेंट, ठीक है ना, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू 9 ऑफ Bj। मतलब यहाँ पे टोटल जितना भी सेट्स है ना, उनमें से 9 सेट से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/9। देखो बच्चे, इस चीज को आप रटिएगा मत। अगर रटोगे ना तो इसको अगर मैं घुमा दूंगा ना तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, दिल से समझने का कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो मुझे पूछो।
तो n ऑफ s जो होगा वो यहां से आपको क्या मिल रहा होगा, n ऑफ b1 प्लस b2 कितना आ जाएगा, हर एक एलिमेंट सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू n टाइम्स हो जाएगा ना, अप टू n टाइम्स होगा। इस चीज को तो आप समझते हो, तो ये कितना हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाई 9 जो कि आ जाएगा आपका n/3। ठीक है, तो इस चीज को रोमन 1 बोल दो, इस चीज को रोमन 2 बोल दो। ये भी n ऑफ s को बता रहा है, ये भी n ऑफ s को बता रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 into आपको क्या मिल जाएगा, n/3 इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा, जहां से क्लियरली n का वैल्यू जो है आपको क्या मिल रहा है 45 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने b सेट्स है, 45 b सेट्स है, जो कि आपको निकालने के लिए बोला था फाइंड n, तो आपने आंसर कितने निकाले 45 निकाले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप मेरे को कॉल करके पूछिए, मैं आपको साथों साथ समझाता हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि पहले जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था उस चीज को मैंने इरेज किया, और अभी हम जो पहला दोनों क्वेश्चन था उसको तो सॉल्व कर दिए थे, अभी 3 4 को एक साथ मैं 5 के साथ लिख करके करा रहा हूँ, तो उस चीज को एक बार आप देख लो। पहले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे इस प्रकार से, ठीक है ना, तो अभी इन क्वेश्चंस को अपन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। वही आपका एक्सरसाइज 1 का ही क्वेश्चन है सारे है ना, तो देखते चलो। पहला क्वेश्चन जो है 3, उसमें क्या बोला जा रहा है, देखो आपको बोला गया है ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, लिखा नहीं मेंशन नहीं, आप कंसीडर करो नॉन एम्प्टी है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया, और आपको ये प्रूफ करना है ए और बी जो सेट है वो दोनों के दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हो, इंप्लाइज और इंप्लाइड है, यानी कि इस चीज को आपको एज्यूम करके ये चीज प्रूफ करना होगा एक बार, और दूसरे टाइम आपको इस चीज को एज्यूम करके ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, बाई कंडीशनल है, ये इसको इंप्लाई कर रहा है और ये चीज इसको इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस चीज को एज्यूम करके इस चीज को प्रूफ करोगे, और दोबारा वापस इस चीज को एज्यूम करके यहाँ पे प्रूफ कर लोगे। ठीक है, तो पहले मैं एक चीज एज्यूम कर लेता हूँ सबसे पहले, है ना, यानी कि लेट ए यूनियन दो सेट मान लेते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, such that A यूनियन B इज इक्वल टू आपका जो होगा वो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, आपने कंसीडर किया, और उसका रिजल्ट जो है वो आपको ये दिखाना है कि A और B जो होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉप देकर के लिख दो, वी हैव टू प्रूव, स्टॉप देके लिखो, वी हैव टू प्रूव दैट A इज इक्वल टू B। अभी इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है कि सेट में इक्वालिटी का रिलेशन किस प्रकार से मैं प्रूफ करता हूं। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में 3 में मैंने आपको अच्छे से बता के दिया था कि ए और बी को अगर आपको इक्वल दिखाना है, बेसिकली आपको ए बी का सबसेट दिखाना पड़ेगा और बी को ए का सबसेट दिखाना है। समझ आ रहा है? यहां तक आपको करना है। तो आप सबसे पहले क्या मान लोगे, ए को बी का सबसेट दिखाने के लिए एक्स कोई भी एक एलिमेंट मान लोगे जो कि ए सेट के अंदर होगा। तो अगर x कोई भी एलिमेंट में मान लूंगा जो कि ए सेट के अंदर है, तो क्या लिखूंगा, लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी देख x कोई भी अगर छोटा सा एलिमेंट है जो कि कैपिटल ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये कंफर्म बात है कि x जो एलिमेंट होगा वो a यूनियन b सेट के अंदर भी होगा। ये पक्की बात है कि x जो एलिमेंट होगा वो a यूनियन b सेट के अंदर होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर a सेट के अंदर वो है तो a यूनियन b के अंदर तो होगा, वो कंफर्म है। और आपने ऑलरेडी ये चीज एज्यूम कर रखा है कि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b दोनों के दोनों सेम है, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं आप a यूनियन b को a इंटरसेक्शन b का नाम दे सकते हो। बराबर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि a यूनियन b जो होगा वो a इंटरसेक्शन b के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। अगर a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b इक्वल है तो इस लाइन से मैं अगले लाइन पे ये लिख सकता हूं कि इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड देकर के मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू b। ठीक है, आपको पता है कि इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि एक्स ए और बी दोनों पे अगर है तभी इंटरसेक्शन बी पे होगा, दोनों पे, यानी कि वो कॉमन वाले रीजन में होना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो एक चीज बता कि अगर एक्स ए और बी दोनों पे है तो इतना सा तो कंफर्म होगा ना कि एक्स जो होगा वो बी पे तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन में प्रेजेंट हो रहा है, वो इंटरसेक्शन वाले रीजन में प्रेजेंट हो रहा है, वेन डायग्राम में सोचो एक बार, वो इंटरसेक्शन वाले रीजन में अगर प्रेजेंट हो रहा है तो बी पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा वो। तो अगर B पे प्रेजेंट है तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इंप्लाई देकर के x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। यानी कि
x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी का मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू बी लिख सकता हूँ। तो आपको x कोई भी एक एलिमेंट आपने कंसीडर किए थे ए साइड में और आपको वापस जाकर के मिल गया कि वही एलिमेंट जो है वो बी साइड में भी प्रेजेंट है, यानी कि आपका ए जो हो जाएगा वो बी साइड का एक क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को रोमन 1 बोल करके लिख सकते हो। ठीक है, कन्वर्सली आप ये डालो, कन्वर्सली मैंने आपको बोला था कि बाय कंडीशनल वगैरह मत लिखिएगा, ये सब गलत होता है। तो कन्वर्सली जो होगा वो आप दूसरा कोई एक एलिमेंट y मान लो जो कि b पे है, क्योंकि अभी आपको अब की बार b सबसेट ऑफ a प्रूव करना है। तो y अगर b पे है तो ये पक्की बात है कि y जो होगा वो a यूनियन b पे तो होगा ही। वेन डायग्राम पे सोचो ना, y अगर b पे है तो पूरा y जो है वो तो a यूनियन b के अंदर होना ही पड़ेगा, है ना। वेन से आप अगर सोचो तो इजीली आप सोच सकते हो इस चीज को, अगर y b सेट में है कहीं पे भी, यहाँ पे हो बट a यूनियन b के अंदर वो आएगा ही आएगा ना। तो अगर वो a यूनियन b के अंदर है तो मेरा कंडीशन ये बोलता है कि ये a इंटरसेक्शन b के अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b जो है वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां से अगर मैं वापस लिखूं तो y बिलोंग्स टू a हो जाएगा और यहाँ पे एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? वापस y a और b दोनों पे अगर है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना क्लियरली कि y जो होगा वो a पे होगा, वो कंफर्म है। समझ आया? अगर y a पे है, कंफर्म है, तो b जो हो जाएगा वो तेरा सबसेट ऑफ a हो जाएगा, क्योंकि तूने ये कंसीडर किया था y जो है वो b पे है और फाइनली ये मिल गया कि y a पे भी प्रेजेंट है, तो b a का सबसेट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नहीं बेसिकली दो रिलेशन है, तो उस जगह से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि a जो होगा वो आपका b का सबसेट होगा, है ना। यानी कि आपने कंसीडर किए थे ना कि a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, वो चीज आपको क्या इंप्लाई कर रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि a अगर ये दोनों इक्वल है तो a और b भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको आप रोमन नंबर 3 डाल के रखो। ठीक है, अभी आपको दूसरा वाला पार्ट प्रूफ करना बाकी है। दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है भाई, किधर आपको ये प्रूफ करना है, यानी कि अगर इसको एज्यूम करके आपको ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब अगेन सेकंड वाले पार्ट में आप ये एज्यूम कर लोगे कि a और b इक्वल है और आपको ये दोनों प्रूफ करना है। तो ये तो काफी सिंपल पार्ट है। ठीक है ना, अगेन कंसीडरिंग एनी टू, जो भी लिखना है लिख लेगा, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ऊपर लिख लिया, ना लिखने से भी होगा। कंसीडरिंग a इज इक्वल टू b, डायरेक्टली लिखने से ही होगा। ठीक है, वी हैव हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, वी हैव a यूनियन b जो होगा वो कितना हो जाएगा, a यूनियन b किसके अंदर इक्वल होगा भाई, a यूनियन a के इक्वल होगा ना, क्योंकि a और b दोनों के दोनों क्या है, सेम है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं इस चीज को, a और a का यूनियन तो a ही होता है। ठीक है, एंड a इंटरसेक्शन b जो होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटरसेक्शन a के इक्वल हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्लियरली बोल सकते हो देयरफॉर a यूनियन b जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b के इक्वल हो जाएगा। दैट इज a इक्वल टू b जो रिलेशन है वो किसको इंप्लाई कर रहा है, a यूनियन b इक्वल a इंटरसेक्शन b, इस चीज को इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप 3 और 4 जो है इन दोनों रिलेशन से फाइनली क्या कंक्लूजन दे सकते हो, यहाँ पे 3 और 4 जो रिलेशन है उस जगह से आप कुछ इस प्रकार से कंक्लूजन दे पाओगे कि फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव क्या, a यूनियन b इक्वल्स a इंटरसेक्शन b इंप्लाइज, जो पहला पार्ट में था इंप्लाइड, जो सेकंड पार्ट में किए हो आपको क्या मिला, a बराबर b। तो इस तरीके से आप कुछ इस प्रकार के रिलेशन को क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, अभी आप पॉज करके वीडियो को नोट कर दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन जो इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन में आप पढ़ के देखो क्या लिखा है, वही वो भी आपका एक्सरसाइज 1 का ही क्वेश्चन है। मैं वही सब क्वेश्चन उठा रहा हूँ जहां पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, बाकी क्वेश्चन जो है वो ओवरऑल शीट डिस्कशन के टाइम में आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो, लेट ABC बी द सेट्स सच दैट A यूनियन B बराबर A यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। तो आपको B और C दोनों के दोनों क्या दिखाने, इक्वल दिखाने। B और C क्या दिखाना है आपको, इक्वल दिखाना है। समझ आ रहा है मेरी बात? आपको बोल के दिया है कि भाई A यूनियन B और A यूनियन C दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप लिख दो पहले A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। कोई भी ऊपर अगर लिखना चाहते हो लिख लो, लेट ABC बी एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, लिखना चाहते हो लिखो, बट उतना जरूरत नहीं है। वी हैव देकर के स्टार्ट करने से ऑलरेडी बोल के दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो A यूनियन B और A यूनियन C दोनों को आपने इक्वल माने।
है ना, और एक बार आपने इस चीज को इक्वल मान लिया, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको एक बार सोचना पड़ेगा इस जगह से, ठीक है। आपको b इज इक्वल टू सी प्रूफ करना है, b इज इक्वल टू सी प्रूफ करना है। तो देखो, अगर मैं b इक्वल टू सी बाय डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से प्रूफ करने की कोशिश करूं तो आप क्या दिखाओगे, एक बार दिखाओगे कि b इज ए सबसेट ऑफ c, और एक बार ये दिखाओगे कि c इज ए सबसेट ऑफ b। फ्रॉम 1 and 2 आपके पास मिल जाएगा b और c दोनों के दोनों इक्वल है। बट अगर b इज ए सबसेट ऑफ c प्रूफ करना है तो आप क्या लिखोगे, एक बार सोचने की कोशिश करते हैं कि जो चीज अपन करने वाले क्या वो सही है या फिर क्या वो आंसर देगा या नहीं देगा। x बिलोंग्स टू b लिखेगा। अगर x बिलोंग्स टू b है तो उसके बाद तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b नहीं लिख सकता ना, क्योंकि x अगर b पे है तो जरूरी नहीं है कि x a इंटरसेक्शन b पे होगा, कोई जरूरी नहीं है उसका। बट x अगर b पे है तो ये कंफर्म है कि a यूनियन b पे होगा, ठीक है। सोच के देखो आप, तो x बिलोंग्स टू b के बाद आप लिखोगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b के जगह पे लिख दोगे x बिलोंग्स टू a यूनियन c, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन c जब लिखोगे, क्योंकि a यूनियन b और a यूनियन b बराबर है ना, तो जब भी आप ये चीज लिखोगे तो इंप्लाई देकर के वापस आप लिखोगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, ठीक है। वो तो सही है, बट आपको प्रूफ करना है x बिलोंग्स टू c, तो उस लाइन से x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, क्या उस लाइन से आप डायरेक्टली ये बोल पाओगे कि x बिलोंग्स टू c? नहीं भाई, यहां से यहां तक अपन नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे, आप खुद सोचो ना, क्योंकि x अगर a और c का यूनियन में है तो x यहां पे भी तो हो सकता है, बट ये तो c है ही नहीं ना, समझ में आ रहा है, ये तो सही। अगर इस लाइन से आप इंप्लाई देकर के ये लिख देते हो तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू c तो है ही नहीं, बच्चे कभी भी कर लेते हैं ये चीज, जो कि गलत बात है। मैं आपको बता रहा हूं, आंसर लाने के लिए वो b इज ए सबसेट ऑफ c प्रूफ करने के लिए ये कर लेते हैं, बट इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वो चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे प्रूफ्स में अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहां से मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूं, फंस रहा हूं बार बार, समझ में आया ना। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि इस लाइन के आगे मैं लिखूं क्या। मुझे चाहिए तो x बिलोंग्स टू c, क्योंकि मैंने कंसीडर करके आया x बिलोंग्स टू b। जब x बिलोंग्स टू c दिखाऊंगा तभी bc का सबसेट प्रूफ होगा, बट वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां से डायरेक्टली मैं x बिलोंग्स टू c लिख नहीं पा रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं है ना उसका, समझ में आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है? क्योंकि x अगर a यूनियन c पे है तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि x जो है वो c पे ही होगा, x a पे भी हो सकता है, समझ आ रहा है। तो उस प्रकार से आपने शायद मान लो जो मैंने आपको बोल दिया इतना जल्दी, तो उस चीज को शायद मान लो आपने कॉपी में किए, प्रोसीड किए और आप उस चीज को कर नहीं पाए, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से आप नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे, क्योंकि वेन डायग्राम तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। मैंने आपको बोला था किसी भी सेट का रिलेशन को प्रूव करने के लिए वेन डायग्राम तभी यूज कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन में बोल के देगा। यहाँ पे तो कुछ बोल के नहीं दिया, तो आप वेन डायग्राम यहाँ पे यूज कर नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है। तो अगर वेन डायग्राम यूज आप कर नहीं पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज जो लॉज होते हैं ना सेट के, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप सोचने जाओगे तो क्या सोचोगे या फिर क्या आपको मिलेगा, उस चीज को हम देखते हैं फटाफट एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए यूनियन बी, पहले इस रिलेशन को कंसीडर कर लिया, ठीक है। यानी कि हमारे पास है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी अगर इक्वल है तो एक बार क्या करते हैं, मान ले एक बार क्या करता हूं, मुझे एक और तीसरा सेट चाहिए ना कुछ नया ऑपरेशन अगर यूज करूं मैं। देखो अगर मैं यहाँ पे एक और बार मैं क्या कर देता हूं, बी को यूज करता हूं यहाँ पे, ठीक है। बी के साथ मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं, क्योंकि यूनियन लेकर के तो फायदा नहीं होगा। अगर यूनियन लेता हूं तो कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, और वो होकर के क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट चेंज होकर के क्या मिलेगा, बी यूनियन बी मिलेगा, जो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। आप देख सकते हो इजीली, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे आपको मिल नहीं रहा है। तो आपने क्या किए, यहाँ पे बी के साथ इंटरसेक्शन लिए, और उधर भी अगर मैं करूं तो ए यूनियन सी को मैंने किसके साथ इंटरसेक्शन लिया, बी के साथ। मेरा सोच क्या था, मेरा सोच ये था यहाँ पे कि अगर मैं इंटरसेक्शन देकर के बी लेता हूं तो एबीसी में, एबीसी इन तीनों साइड में मुझे रिलेशन मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने के साथ साथ, क्योंकि दोनों साइन ऑपोजिट है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाता है, यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पे मुझे मिल सकता है। देख, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लगने के बाद ही क्या आ रहा है तेरे पास, पहला डिस्ट्रीब्यूट लगने के बाद जो चीज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी,
यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बाहर वाला अंदर घुस जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली इधर अगर मैं लगाऊं डिस्ट्रीब्यूशन तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ काम जरूर आ रहा है। अब देख सकते हो उस चीज को कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके आपको कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप ब्रैकेट में लिखोगे, जो भी चीज अप्लाई करोगे आपको लिखना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। दोनों तरफ यहां से ये चीज आप इजीली लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ आपने सेम साइड से क्या लिए, इंटरसेक्शन लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी को रख देता हूं मैं, है ना। उसके साथ यूनियन में आ रहा है क्या, उसके साथ यूनियन में क्या आ रहा है, उसके साथ यूनियन में आ रहा है आपका बी और बी का इंटरसेक्शन। बी और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, बी होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। और अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है आपका बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी है। और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मैं क्या यूज कर सकता हूं, ए इंटरसेक्शन सी यूज कर सकता हूं, समझ आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मैं क्या यूज कर सकता हूं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी यूज कर सकता हूं। उसके साथ यूनियन अगर लोगे तो सी इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। तो अगर आप सी इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लेते हो और यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ए आया, तो उस चीज को आप क्या लिख सकते हो फाइनली, अगर ध्यान से देखो तो यहां से आपको मिल रहा है ए इंटरसेक्शन बी और बी दोनों का यूनियन। अगर इसको वेन डायग्राम से आप सोचने का कोशिश करो तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हिस्सा हो गया, और बी जो सेट है वो तो अपने आप में ये पूरा सेट है। तो इन दोनों का जो यूनियन है वो पूरा पूरा ये कहानी आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों का यूनियन होकर के आपके पास जो चीज आएगा वो तो बी ही हो जाएगा, है ना। और इधर जो चीज आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, समझ में आया। तो ए इंटरसेक्शन सी को मैं सी इंटरसेक्शन ए तो लिख सकता हूं, है ना। यूनियन में क्या लिखूंगा, सी इंटरसेक्शन बी लिख देता हूं, ठीक है। तो कुछ मैं इस प्रकार से उसको रख देता हूं। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, बाय कॉम्पिटिटिव लॉ, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैंने क्या लगाया, बाय कॉम्पिटिटिव लॉ लिखा, वही तो लगाया था ना कॉम्पिटिटिव लॉ। देखना सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा बाय कॉम्पिटिटिव लॉ, ठीक है। तो यहां तक मैं इसको छोड़ देता हूं, है ना। देखता हूं अभी दूसरा कुछ सोच करके क्या आ रहा है, देखता हूं, शायद यही चीज मुझे दोबारा मिल जाए कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो यहां तक आप छोड़ो, आप दूसरे वाले को कैलकुलेट करो। दूसरा वाला यानी कि उसी चीज को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ सेट सी। एक बार आपने बी को यूज कर दिए, ए तो यहां पे दो बार था ही ना, एक बार आपने बी से इंटरसेक्शन लिए, अभी आप एक बार क्या करके देख लो, सी से इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है ना। एक बार आप सी से इंटरसेक्शन ले लो, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी आपके पास है। अभी आप यहाँ पे किससे इंटरसेक्शन लेने वाले हो, सी से लेने वाले हो। तो ये जो चीज बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कहीं, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर बनेगा तो मैं यहां से वापस अगर डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में सोचूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया मेरी बात, क्लियर है ना। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखो यही चीज वापस आ रहा है। और राइट हैंड साइड में अगर आप सोचते हो तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये जो चीज होगा वो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन सी यानी कि सी। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखोगे ना, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ में आ रहा है। तो सी और ए इंटरसेक्शन सी उन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन यूनियन ले लेता हूं तो यही कहानी यानी कि वापस सी वापस आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको जो चीज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी को तू कॉम्पिटिटिव लगा करके सी इंटरसेक्शन ए लिख सकता है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को कॉम्पिटिटिव लगा करके सी इंटरसेक्शन बी लिख सकता है ना, ब्रैकेट में लिख देना बाय कॉम्पिटिटिव लॉ, समझ में आया। तो वही लॉज ऑफ ऑपरेशन को यूज करके, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ जो सेट के प्रॉपर्टीज है उस चीज को यूज करके हमने यहां तक पहुंच गए। अभी आप 1 और 2 से क्लियरली देख सकते हो कि ये राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, यानी कि आपका बी और सी सेट जो है वो भी अपने आप में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, आप लिख देना b इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस चीज को आप डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से शायद नहीं कर पाए या फिर आपको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रहा था x बिलोंग्स टू वाले फंडे को यूज करके, उसी चीज को आपने यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज यानी कि लॉज ऑफ जो सेट होते हैं उन सारे लॉज को यूज करके बहुत ही आसानी से इस चीज को आपने क्या कर दी, प्रूव कर दिया। तो वो बेसिकली देखो एक प्रैक्टिस से आपको डेवलप करना होगा, ठीक है। कहाँ पे क्या लगाना है आपको,
अभी प्रैक्टिस से क्या, हमें तो पहले तो ट्राई करता, अभी अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ रहता और ये क्वेश्चन आता तो पहले तो मैं एक्स बिलोंग्स टू फंडे से कंसीडर करता इस चीज को, एक्स बिलोंग्स टू बी मान के एक्स बिलोंग्स टू सी प्रूफ करने का कोशिश करता। अगर ये प्रूफ नहीं हो पाता तब जाकर के आगे में दूसरा कुछ सोचता, यानी कि ये प्रॉपर्टीज के बारे में सोचता। एक बार में तो मेरे दिमाग में देख के कैसे पता चलेगा कि भाई ये सेट ऑफ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है, ये तो देख के पता नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लियरली दिखने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन में आप शायद क्या करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो उसी के साथ साथ जो अगला क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो पता चलेगा कि किस प्रकार से करेंगे और थोड़ा बहुत आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप। बोल रहा है ए और बी दो सेट है सच दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या हुआ 5, और उधर दिया हुआ है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, और सिमिलरली उसी पैटर्न में है 4 और 5 ना सिमिलर पैटर्न में है, बट यहाँ पे एक और कंडीशन है 5 इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ए और बी जो है उसको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ए और बी को आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो अभी अगर मैं सोचूं यहाँ पे क्या कर सकते हैं तो धीरे धीरे देखते क्या होगा, है ना। वही प्रॉपर्टी को हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। देखो आपको गिवन है, क्या गिवन है पहले लिख लो। ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और ए यूनियन एक्स जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, बी यूनियन एक्स के इक्वल दिया हुआ है। तो आपको ए और बी दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल लिखना है। तो आप यहां पे एक काम करो, कैसे करोगे, अगर सोचोगे कि डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से क्या कर पाओगे तो आपको लग रहा होगा कि शायद नहीं। ठीक है, या फिर बहुत दिक्कत होगा, तो आप प्रॉपर्टी से जैसे अभी कराया इस क्वेश्चन को उससे आप सोच सकते हो। ठीक है, उससे अगर सोचोगे तो कैसे सोचोगे, देखो ए इंटरसेक्शन एक्स चाहिए ना, तो ए यूनियन एक्स जो है उसके बाहर अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं ए से, ट्रायल करना पड़ेगा एक बार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जब तक पेन नहीं चलाओगे होगा नहीं। ए यूनियन एक्स के साथ अगर मैं यहां पे इंटरसेक्शन लूं किसका, एक्स का, और बी यूनियन एक्स के साथ भी ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, एक्स का ही इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहां से ए इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा जो कि 5 के इक्वल है, और यूनियन एक्स इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, यहां से तो होगा नहीं ना, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन 5 आ जाएगा और उधर से भी एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो जो कि यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो वापस अगर आप सोचोगे तो किस प्रकार से कर सकते हो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी दिखाना होगा। अच्छा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए दिखाना होगा ना। अगर ए और बी को मैं इक्वल मानने का कोशिश करूं, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी आपको प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ करना सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी यानी कि आपका ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इक्वल टू बी आपको प्रूफ करना है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ करना होगा, और ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ करने के लिए ए बी के अंदर है, तो आप क्या दिखाओगे, या तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए के इक्वल, या तो ए और बी का यूनियन बी के इक्वल। इन दोनों में से कुछ प्रूफ करने से ही हो जाएगा। अभी ये दोनों आप कहां से लाओगे वो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं ये दोनों आप कहां पे लाओगे वो आपको सोचना पड़ेगा। तो क्यों ना हम x की जगह पे a लेकर के इंटरसेक्शन लेते, तो शायद कुछ ना कुछ मिलने का पॉसिबिलिटी है, देख लेते हैं एक बार। डिस्ट्रीब्यूटिव अगर लगाओगे तो a इंटरसेक्शन a यूनियन x इंटरसेक्शन a, ठीक है, और इधर भी आपको दिख रहा होगा b इंटरसेक्शन a यूनियन x इंटरसेक्शन a, ठीक है, और x इंटरसेक्शन a का वैल्यू 5 सबको पता है, a इंटरसेक्शन a ही होगा, यूनियन ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर आ रहा है तेरा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x कितना हो गया भाई 5 हो गया, ठीक है। तो a और 5 का इंटरसेक्शन तो वही होता है, सॉरी यूनियन तो वही होता है ना, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ में पढ़े होंगे आप। तो a और 5 का जो यूनियन होगा वो a ही होगा, और a इंटरसेक्शन b और 5 का यूनियन होगा वो a इंटरसेक्शन b होगा। यानी कि हमने ये प्रूफ कर डाले कि a जो है वो a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, और अगर a इंटरसेक्शन b के इक्वल है तो ये क्लियर है कि a जो होगा वो b का सबसेट हो जाएगा।
तो यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, रोमन नंबर 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप समझ ही गए होंगे कि कहानी कुछ भी नहीं है अभी, सर ए की जगह पे बी रख दो तो दोबारा जो दूसरा चीज आने वाला था वो शायद आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ए यूनियन एक्स को इंटरसेक्शन डाल लेता हूं बी के साथ, समझ आ रहा है आपको, बी के साथ अगर ले लेता हूं तो यहाँ पे कुछ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो उसको तो वही रहने दे, बेहतर होगा ए इंटरसेक्शन बी को वही रहने दे। बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई है। ठीक है, ब्रैकेट में आपको लिखना होगा, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, जहां पे भी आप ऊपर का रिलेशन को यूज कर रहे हो उस जगह पे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में सिंस दे करके, और अगर कहीं पे आप लॉ यूज कर रहे हो तो उस जगह पे भी आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखना होगा, आपने यहाँ पे फाई रिलेशन यूज किए तो यहाँ पे भी लिखना होगा, मैंने नहीं लिखा वो काम आप करोगे। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है भाई, बी हो जाता है यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा, फाई होगा। तो इस सेट का और फाई का यूनियन तो वही होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होगा, और इस सेट का और फाई का यूनियन भी क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि फाई के साथ किसी भी सेट का यूनियन वही हो जाता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आ गया, उसका क्लियर मतलब क्या है कि बी जो होगा वो किसके अंदर होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी फाई बी के इक्वल आ गया, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आ गया, तो बी जो होगा वो ऑब्वियसली ए का सबसेट होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन हो गया, यहाँ पे एक रिलेशन हो गया, तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्लियरली ये बोल सकते हो कि ए और बी जो होगा वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये रिलेशन जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला था ये बहुत काम का चीज है। ठीक है ना, जब भी आपको ना ए इज ए सबसेट ऑफ बी या फिर बी इज ए सबसेट ऑफ ए प्रूफ करना है, जब डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से प्रूफ करना है तो आप ये कंसीडर करते हो कि x बिलोंग्स टू a मान के x बिलोंग्स टू b दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। बट प्रॉपर्टी से जब इस चीज को प्रूफ करना चाहते हो तो आपके पास वही तो कहानी है, अगर ये प्रूफ कर पाते हो तो करो, या तो आप ये प्रूफ कर पाओगे तो करो। इन दोनों में से अगर कुछ भी प्रूफ कर दिए तो भाई प्रॉपर्टी आप ये बता सकते हो कि a इज ए सबसेट ऑफ b होगा। प्रॉपर्टी से जब भी आप जाओगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करने, अगर क्वेश्चन में बोल के दिया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी यूज करना हो रहा था ना, यहाँ पे अगर a इज ए सबसेट ऑफ b प्रूफ करना होता है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा या तो ये दिखाना पड़ेगा, कोई भी दिखा दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, प्रॉपर्टी यूज करके अगर करने के लिए बोला, जैसे लास्ट क्लास में बताया था 32 में एक क्वेश्चन लेकर के, ठीक है ना, उस जगह पे x बिलोंग्स टू a इंप्लाई x बिलोंग्स टू b बोलने से कहानी नहीं होगा, ये डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन है। बट प्रॉपर्टी लॉज को यूज करके अगर करना चाहते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा या तो ये दिखाना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आप दिखा देते हो तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो होगा वो b का सबसेट है या फिर b जो होगा वो a का सबसेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कहानी को आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी मैं एक पॉज वगैरह लेकर के आगे और कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और बाकी सारे चीज देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो और कुछ क्वेश्चंस हम पिक किए हैं आपका एक्सरसाइज 1 से, और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देता हूँ। देखो कंसेप्चुअल है ना, एक तो आपको प्रूविंग में ऑलरेडी दिक्कत होता है, बट मैंने क्या किया कि उस प्रूविंग की जगह में भी किसको इंप्लाई इंट्रोड्यूस कर दिया, पी को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि पावर सेट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो पावर सेट से मिलता जुलता चीजों को अभी आपको प्रूफ करना है, तो पावर सेट का समझ होना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो फिर भी करके देता हूँ, है ना, करके देता हूँ। ठीक है, 9 वाले बच्चे आपके बुक के सबसे लास्ट क्वेश्चन शायद ये सब मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना, जहाँ पे आपको रटा देगा स्कूल में, बट अगर तरीके से समझोगे तो आप समझ जाओगे कहानी को। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, देखो फॉर एनी सेट्स a एंड b प्रूव दैट pa इक्वल टू pb इंप्लाइज a इक्वल टू b, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये और pb अगर इक्वल है तो a और b इक्वल होगा, ये कहानी आपको क्या करना है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या करोगे, क्या कर सकते हो और क्या करोगे, ध्यान से देखो। आपको ये दिया गया है जहां पे आपको ये प्रूफ करना है, शीट में इसका उल्टा क्वेश्चन भी है, ये अगर इक्वल है तो ये इक्वल होगा, वो भी आप करोगे। ठीक है, वो भी मैंने लास्ट में देके दिया है, सारा चीज देके दिया, एक करके देता हूं, एक करोगे आराम से। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो कि आपको ये गिवन कंडीशन है और ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आया, तो आप क्या मान लो, कैपिटल ए सेट से कोई भी एलिमेंट आप पिक कर लो। समझ में आया ना, ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ए और बी इक्वल प्रूफ करना है ना, मतलब ए बी का सबसेट दिखाना पड़ेगा और बी ए का सबसेट दिखाना होगा। तो हम मान लेते लेट स्मॉल एक्स
स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट इन्वॉल्व होगा तो एक स्मॉल एक्स अगर कैपिटल ए सेट का कोई ना कोई एलिमेंट पिक करोगे तो कैपिटल एक्स सेट जो है वो ए का सबसेट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है, सच दैट लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट कैपिटल एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, सच दैट कैपिटल एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, such that capital X is a subset of E. सबसे ऊपर आप लिख सकते हो given for any two non-empty sets P of A is equal to P of B. ये आपका given condition है, समझ में आ रहा है। पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B क्या है, इक्वल। तो आप अगर स्मॉल एक्स कोई भी एक एलिमेंट मान रहे हो जो कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है, सच दैट कैपिटल एक्स जो सेट बन रहा है वो ए का सबसेट होगा। स्मॉल एक्स अगर कैपिटल एक्स में है, ठीक है ना, सच दैट कैपिटल एक्स ए का सबसेट है, तो उसका मतलब ही क्या है, दैट इज एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इनडायरेक्टली आप क्या मान रहे हो, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां पे, कैपिटल ए में। तो x अगर कैपिटल A में कोई भी एलिमेंट है, कैपिटल A का कोई भी एलिमेंट है, तो मैंने ये माना कि वही स्मॉल x कैपिटल X का भी कोई ना कोई एलिमेंट है जहां पे x जो है वो A का सबसेट है। मतलब सिचुएशन जो है वो कुछ इस प्रकार से हमने कंसीडर किया कि मान लो A जो है वो आपका एक एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं, A जो है वो कुछ इस प्रकार का कुछ सेट है, ठीक है, ये जो है वो कुछ इस प्रकार का कुछ सेट है ना। मान लो स्मॉल एक्स को मैंने मान लिया 2 मान लिया, ठीक है ना, या स्मॉल एक्स को मैंने क्या मान लिया 2 मान लिया। तो 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, 2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, और कैपिटल एक्स को मैंने कुछ मान लिया सेट ऑफ 1,2। तो ये 2 कैपिटल एक्स में भी बिलोंग कर रहा है, सच दैट कैपिटल एक्स इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल ए। इस प्रकार का कहानी है, ठीक है। तो ये आपने एज्यूम किए, देयरफॉर x बिलोंग्स टू कैपिटल A। यहां से आप क्या बोल सकते हो, x अगर कैपिटल A में है, नहीं आप ये इस प्रकार से कंसीडर करो कि अगर मैं ध्यान से और अच्छे से सोचूं तो आप इस प्रकार से बता सकता हूं इस चीज को आपको कि आपको A बराबर B चाहिए ना, A बराबर B चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आपके पास है, नाउ देकर के यहां से स्टार्ट, आपके पास है यहां पे ऑलरेडी कि कैपिटल X जो है वो A का सबसेट है। नाउ कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर कैपिटल X आपका A का सबसेट है तो आप ये बोल सकते हो यहां से कि कैपिटल X जो होगा वो P ऑफ A का एक एलिमेंट होगा। बिल्कुल, ये चीज आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया लास्ट क्लास में, है ना, थ्योरी में बता दिया कि x अगर कैपिटल A का कोई सबसेट है तो x जो होगा उसका पावर सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। x अगर उसका पावर सेट का एलिमेंट है तो x बिलोंग्स टू P ऑफ B भी होगा, सिंस आपको ऑलरेडी ये पता है कि P ऑफ A जो है वो किसके इक्वल है, P ऑफ B के इक्वल है, ठीक है। अगर x P ऑफ B का एलिमेंट है तो x B सेट का एक सबसेट होगा, समझ में आ रहा है ना। यहां से आप ये लिख सकते हो आराम से x B सेट का एक सबसेट होगा, और अगर x B सेट का एक सबसेट है तो स्मॉल x जो होगा वो कैपिटल B सेट का एक एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब आपने ये कंसीडर किए थे x बिलोंग्स टू A, दैट इज x बिलोंग्स टू A क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू B इंप्लाई कर रहा है। समझ में आया ना, अगर x बिलोंग्स टू A x बिलोंग्स टू B को इंप्लाई करता है तो यहां से आप क्लियरली ये बोल सकते हो कि A जो होगा वो B का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B का एक सबसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको आप रोमन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। वापस आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, वापस आप सेम कहानी वापस करो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा उल्टा करो, y देकर के करो। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, कुछ नहीं करना है, वापस वही चीज आपको लिख देना है, बट किसका हेल्प से आपको लिखना है, y का हेल्प से आपको लिखना है प्रॉपर्ली। समझ रहे हो ना, y का हेल्प से आपको प्रॉपर्ली लिखना है, और y का हेल्प से जब भी आप लिखने जाओगे तो अब ये लिखोगे लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y such that कैपिटल Y is a subset of B मानोगे, दैट इज y belongs to B आपको कंसीडर करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल Y सबसेट ऑफ B,
फिर कैपिटल Y बिलोंग्स टू P ऑफ B, दैट इज मैं लिख देता हूं ऑलरेडी. कन्वर्सली वी हैव, क्या निकाल सकते हो? कन्वर्सली वी हैव Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y such that Y belongs to capital Y such that capital Y is a subset of B. Y belongs to capital Y such that capital Y is a subset of B. That is, आप क्या मान रहे हो? Y belongs to B मान रहे हो, है ना? अभी आपको क्या मिलेगा यहां से? Y is a subset of B. तो Y जो होगा वो P of B का कोई ना कोई एलिमेंट हो जाएगा. तो y जो होगा वो P of A का कोई ना कोई एलिमेंट हो जाएगा. सिंस P of B इज इक्वल टू P of A, तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि y जो होगा वो A सेट का कोई ना कोई सबसेट हो जाएगा, यानी कि स्मॉल y जो एलिमेंट होगा वो कैपिटल A सेट में बिलोंग करेगा. दैट इज y बिलोंग्स टू कैपिटल A, सॉरी B implies y belongs to capital A. Therefore B is a subset of A. ठीक है, तो यहां से 1 और 2 से आप ये बोल सकते हो, फाइनली ये कंक्लूड कर पाओगे. फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अब ये बोल पाओगे कि A जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? B सेट का इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप इस प्रूफ को अंजाम दे सकते हो और समझ सकते हो. ठीक है ना, है ना? तो हम अभी इस चीज को करते हुए इसका अगला पार्ट जो है यानी कि सेकंड क्वेश्चन, उसके और बढ़ते हैं और देखते हैं कि उधर क्या बताया गया है. नोट कर लेना, पॉज करके आप नोट कर लेना. ठीक है, यानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ सकते हो भी आराम से, इसको समझा के भी दे दिया. अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो फोन कीजिए, समझा के देता हूँ उसी वक्त. ठीक है ना, प्रूविंग है, थोड़ा बहुत दर्द होगा. ठीक है ना, तो 6 वाला हो गया. अभी 7 को और करते हैं. 7 वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. For any two sets A and B, prove that power set of A intersection B जो है वो power set of A intersection power set of B के इक्वल है. ठीक है, पावर सेट ऑफ A. तो अभी सिंपल सा देख लेना कि अगर ये भी तो अपने आप में एक सेट है, ये सेट और ये सेट इक्वल दिखाना है तो क्या दिखाना होगा? ये इसका सबसेट है और दूसरे का बार ये प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है. काम खत्म. यहां तक ही प्रूफ करना होता है आपको. ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सोच के देखो. सबसे पहले आप ये एज्यूम कर लोगे कि लेट x बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B. लेट x बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B आप मान लो. तो x अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट है, कैपिटल X मान लो, क्योंकि पावर सेट के अंदर तो एक सेट हो सकता है ना, तो कैपिटल X कोई भी एक सेट है मान लो. इस प्रकार से मान लो, तो कैपिटल X जो हो जाएगा वो A इंटरसेक्शन B का क्या हो जाएगा? कोई ना कोई वो हो जाएगा ना, आपका सबसेट हो जाएगा. तो कैपिटल X भी सबसेट ऑफ A लिख सकता हूं एंड कैपिटल X इज सबसेट ऑफ B लिख सकता हूं. अगर कैपिटल X सबसेट ऑफ A है तो कैपिटल X बिलोंग्स टू P ऑफ A हो जाएगा एंड कैपिटल X यहाँ पे बिलोंग करेगा P ऑफ B में. ठीक है, तो कैपिटल X जो होगा वो कहां पे बिलोंग कर रहा है? P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B में बिलोंग करेगा. तो आपने यहाँ पे X माने थे, यहाँ पे आपको X मिल गया, देयरफॉर ये इसका सबसेट हो गया. और घुमा के आप कन्वर्सली लिख करके क्या कर दीजिएगा, वही कहानी आपको वापस करना है कि आप y बिलोंग्स टू दिस मानोगे, सेम उल्टा चीज करना है. y बिलोंग्स टू यहाँ पे आ जाएगा. तो फ्रॉम 1 and 2 आप ये मतलब तब आपको मिल जाएगा ये इसका सबसेट. तो इसको 1 और उसको 2 लिख करके फ्रॉम 1 and 2 आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये दोनों सेट जो है वो आपस में क्या है? इक्वल है. समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से इस चीज को भी आप क्या कर सकते हो? इजीली प्रूव कर सकते हो. ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कहानी बड़ा सिंपल है, यहाँ पे उतना दिक्कत है नहीं. ठीक है, ये इसका सबसेट प्रूफ करना है, ये इसका सबसेट प्रूफ करना है. तो ये इसका सबसेट प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल X ले लिया. क्यों? क्योंकि पावर सेट सेट का सेट होता है, तो उस सेट के अंदर कोई भी पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो एक सेट के फॉर्मेट में होगा, इसीलिए मैंने एक कैपिटल X के फॉर्मेट में लिखा. और कोई लॉजिक नहीं है इस चीज को करने के लिए. ठीक है ना, और अगर आप ऊपर लिखना चाहते हैं अच्छे से तो आप लिख सकते हैं कि टू प्रूव दिस रिलेशन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दैट and that P of A intersection P of B
इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो उस प्रकार से ऊपर अगर लिखना चाहते हैं सुंदर से तो लिख सकते हैं, उसके बाद से ये लेट वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको समझ ही गए होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कन्वर्सली देकर के क्या करोगे, लेट कैपिटल Y बिलोंग्स टू दिस, फिर उल्टा चलोगे, यहाँ पे y डालते, समझ में आ रहा है। फिर जैसे ही आप अंत तक पहुंच जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा अगर y यहाँ पे है तो y यहाँ पे भी है, मतलब ये जो है वो भी इसका सबसेट हो जाएगा। अब लिख दोगे नीचे therefore this is a subset of this, तो from 1 and 2 we have these two sets are equal to each other। ठीक है, इस प्रकार से आप इस कहानी को भी आराम से प्रूव कर सकते हैं। अभी हम हमारा लास्ट पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, वहां पे कंसेप्ट है और वो मेरे को समझाना पड़ेगा। ठीक है, किस प्रकार से समझाऊं वो सोच रहा था, तो देखते क्या समझाते हैं। देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको याद रखना है, दिमाग में ये फिट कर लो। तो मैं क्लास में जो भी क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, क्लास में होता तो सीरियस मतलब सीरियली कर लेता, ठीक है ना, शीट को सीरियली डिस्कस करता तो शायद उतना, बट यहाँ पे अभी समय कम होने की वजह से मैं उसी क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ जहाँ पे शायद थोड़ा सा मेरे को भी कराने वक्त ना मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा नजर आता है कि एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, बट एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शायद वो थोड़ा सा डिसबैलेंस ना हो जाए, वो मेरा हमेशा एक डर रहता है। तो ऐसे घबराने का कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको पूरा सिलेबस के हिसाब से बोलूँ ना, क्योंकि ये जो सेट थ्योरी का प्रूविंग वाला पार्ट है ना, वो पूरा सिलेबस का अगर मैं टॉप 5 डिफिकल्ट टॉपिक में से अगर काउंट करो मेरे हिसाब से, तो वो एक काउंट में आएगा। ठीक है, वो अभी अगर कोई भी इंसान आपको कोई भी आसान प्रूफ देकर के बोलेगा अरे देखो ये सेट थ्योरी का प्रूफ क्या था, फिर क्या, भाई वो नहीं है। लेकिन सेट का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन उनको पकड़ा देना तो वो भी समझ जाएंगे कि कहानी क्या बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, समझ में आया ना। तो वो लॉज को प्रूव करना वो तो अलग बात है, वो तो कोई बच्चा कर लेगा, बट कोई भी डेफिनेट प्रूविंग वाले क्वेश्चन को सेट थ्योरी का अचानक से सॉल्व कर देना, वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रखो। मेरे से भी काफी टाइम नहीं होता है वो चीज, समझ में आया ना। तो वो इतना घबराने वाला चीज नहीं। पूरा सिलेबस का अगर मैं टॉप 5 चीज बात करूं जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, उनमें से सेट चैप्टर तो काउंट नहीं करूंगा, बट सेट का वो प्रूविंग वाला सेक्शन एक काउंट हो जाएगा। ठीक है, इतना घबराना नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बहुत ही अच्छे बात आएंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। और आगे जो कार्डिनलिटी वाला सेक्शन है वो भी कंसेप्चुअल है। ठीक है, आपको देख करके लग सकता है कि सर ये वाकई के इतना डिफिकल्ट है क्या, नहीं। जो शीट डिजाइन किया गया है ना, आप एनसीईआरटी बुक खोल करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपका जो क्लास 11 का टेक्स्ट बुक है उसको देख लीजिएगा, 80% ऑफ द क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे उसको एक झटके में, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे आपको दर्द हो रहा होगा एक्सरसाइज 1 करने में। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज तो दूर की बात है, छोड़ो, बट एक्सरसाइज 1 करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है, जहाँ पे बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन कराते कराते, और जब बच्चे कर लेते हैं ना उस प्रकार से क्वेश्चन, तब एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी दूसरा बुक हो उसको पानी जैसा लगता है, समझ में आ रहा है। तो जैसे बोल रहा हूँ मेरे साथ समझा के दे रहा हूँ सारी डिफिकल्ट चीजों को क्लास में पिक कर रहा हूँ। आज का लेक्चर में खास करके मेंशन कर रहा हूँ, हर लेक्चर में से नहीं बोलता हूँ, बट हाँ एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चन हमारे शीट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर शीट कर लेते हो तो एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप नहीं बना पाओ, मेरा चैलेंज है। ठीक है, फिर आप शीट के जो भी इजी पार्ट से अगर आप उसको सॉल्व नहीं भी कर पाओगे तो भी हम उसको करेंगे ना, पूरा डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर जो होगा वो पूरा डिस्कशन का लेक्चर होगा, उसमें पूरा शीट जो है एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में सारे बच्चे का डाउट्स जो है वो कलेक्ट करके उसको डिस्कस करके दूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना। तो उस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, बस अभी जो भी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को ना इन डेप्थ में जाकर के समझने का कोशिश करो, उसमें और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का कोशिश करो। सर आप यहाँ पे ये क्यों नहीं किए, यहाँ पे वो क्यों नहीं किए, उसको उस प्रकार से क्यों नहीं किए, उसको उस प्रकार से क्यों नहीं किए, वो सारी चीजें, वो सारे क्वेश्चन मेरे तक पहुंचना चाहिए। अगर मेरे तक पहुंचता है तब ठीक है कि मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप सवाल को देख करके उसको सोशल स्टडीज बना करके रट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना सर? क्लियर है? तो अगर आप उतना डेप्थ में जाकर के सोचने के लिए मजबूर हो, तैयार हो, तब जाकर के आगे कुछ कर पाओगे आप। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 तो आ जाएगा, बट जहां पे आपका जिंदगी बनने वाला है उस जगह पे आप बहुत धराशायी हो जाएंगे पूरे तरीके से। समझ आ रहा है ना मेरी बात? क्लियर है? तो उसी के साथ साथ हम अपना अगला क्वेश्चन जो है उस चीज को और कंसेप्ट को देखते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी 10, 12, 15 क्वेश्चन आज के क्लास में मैं करा रहा हूँ उसको उस कंसेप्ट को ध्यान से पहले समझ ले। उसको समझने के साथ साथ उसके बाद तो एक्सरसाइज 1 को अच्छे से ईमानदारी के साथ सॉल्व कर देखना, सॉल्व होगा। फिर जो नहीं होता, मैं तो चाहता हूं कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, आप दर्द में हो, 10 गलत तरीका पहले निकाल दो।
अगर आज की क्लास में पहली तीन ही मैं पहले ही आपको सही चीज बता करके दे दूंगा तो वो जो गलत तरीका होता है ना वो कहां पे आता है पता है? अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, वो एग्जाम में जा करके आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे यार सर ने तो ऐसे बोला तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस कर लिया, अभी मेरे को ये सॉल्यूशन तो आता है, बट एग्जाम में जाकर के देखोगे तब अपना दिमाग से जब सोचने जाओगे ना तो आप शायद इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर लोगे और बोलोगे कि सर अरे ये तरीका, ये जो कंफ्यूजन आया क्या इस प्रकार से मैं कर सकता हूं? समझ में आया? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बोला था ना कि डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से नहीं हुआ, मैंने तो प्रॉपर्टी से कर दिया, तो अगर रट लेगा ना उस चीज को, रिसर्च नहीं करेगा उसके ऊपर, तो एग्जाम में जाकर के प्रॉपर्टी तो तेरे को याद रहेगा, बट उस क्वेश्चन को क्या पता तू डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से स्टार्ट कर दिया और तो फंस गया बुरी तरीके से, फिर बोलेगा ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो वही बोल रहा हूं, जितना गलत सोचना है वो अभी सोच लो, बेहतर है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो कंटिन्यूअस एफर्ट मारता जाएगा वही जीतेगा। बहुत लंबा रेस है दोस्त, ये 2 साल का रेस है, बहुत लंबा रेस है, समझ में आया ना? ये 2 साल कंटिन्यूअस मेहनत के बाद आउटपुट मिलता है। बीच में कहीं पे भी अगर आप अपने डिसबैलेंस हो गए ना तो आपके लिए बहुत खतरा वाला बात है, समझ में आया ना? हम नहीं कर पाएंगे आप, इस चीज को समझ जाइए। फैक्ट को पहले बोलना जरूरी है। पहले आपको लल्लू सवाल दिखा करके मैं बोलूंगा ये आईआईटी तो पानी जैसा है, आप कोई भी कर लेगा, और बाद में जाकर के आपको धोखा दे दूंगा। आप 2 साल बाद जाकर के आप मेरे को कुछ भी बोलो नाप शनाप और गाली दो, उससे बेहतर है कि आज गाली दे देगा, वही मेरे लिए सफिशियंट है। तेरा जिंदगी बन जाएगा, तेरे को समझ में आ जाएगा कि कहानी होने क्या वाला है। ठीक है, जिस चीज में आपने पैर रखे हो वो चीज शायद इतना आसान नहीं है जितना आप उसको सोच रहे हो। डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, रिसर्च करो, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? छानबीन करो। समय अभी आपको भगवान ने दिया है, ऐसा समय ना ही आपको वापस मिले। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि जब भी ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा आपके साथ क्या क्या जुल्म होने वाला है। ठीक है, कितने प्रेशर आ जाएंगे आपके ऊपर एक साथ, समझ में आ रहा है ना? तो अभी आपके पास समय है, अभी आप डीप में जाकर के रिसर्च कीजिए उस चीज के ऊपर। अपना माइंडसेट और थिंकिंग स्टाइल को एक बार अगर डिजाइन कर देंगे ना प्रॉपर्ली, तो शायद ही ऐसा कोई ताकत है जो आपको इस आईटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स को क्रैक करने से आपको रोक सकता है। कभी नहीं रोक पाएगा आपको, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, उसको एनालाइज कीजिए, मैंने जो बोला उसमें स्टिक हो करके, और मेरे बियॉन्ड जो मैंने नहीं बोला क्लास में उसको सोच करके मेरे साथ डिस्कस करने का कोशिश कीजिए। सर आपने तो ऐसे बोले, ठीक है वो तो मैंने समझा, कॉपी में नोट भी किया, बट मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार से किया, क्या ये सही है सर? वो मेरे को चेक करके दो। वो जब होता है ना तब एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, और तब जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वही कॉन्फिडेंस है और वही सबसे बड़ा ताकत है जो आपको आईआईटी में सेलेक्ट कराएगा। मैं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लोगे, तो ये भाई 10th का और 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं है जो आपको लल्लू से सेलेक्ट करा सकता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तरीके से चीजों को पढ़ो। सिर्फ मैथमेटिक्स से बात नहीं कर रहा हूँ, अगर तीनों सब्जेक्ट का बात करूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सारे जगह पे कहानी बराबर है। ठीक है ना? फिजिक्स में आप देखते हो, केमिस्ट्री में देखते होंगे, आपका टीचर नोट्स में नोट्स देता जाएगा आपको, और जो भी थियरी उसको एक्सप्लेन करते जाएगा। दोस्त फिजिक्स ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो थियरी से कभी एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, जब भी आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, न्यूमेरिकल किस लेवल में है वो देखेगा, हालत क्या है वो देखेगा पहले। ठीक है ना? आपका मास्टर आपको F बराबर F दिया हुआ है, M दिया हुआ है, ये निकालना है, वो सब करा के चला जाएगा, बोलेगा वही आईआईटी के लिए सफिशिएंट है, और आप उल्लू बन के वही पढ़ते रह जाओगे तो काम थोड़ी ना चलेगा। बच्चा होशियार हो, आईआईटी में जाने वाले उधर फालतू लोग नहीं जाते, होशियार बच्चा जाता है। समझ में आया ना? अगर होशियार हो तो पुराने साल के आईआईटी के क्वेश्चन निकाल करके देखो उस चैप्टर से। अगर कोई आपको मोशन पढ़ा रहा है तो मोशन पर पुराना क्वेश्चन मोशन का निकाल करके देखो कि आपका टीचर ने आपको जो मोशन पढ़ाया है क्या वो मोशन पढ़ के आपका प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, कि आपके प्रीवियस ईयर एम्स के क्वेश्चन आपसे लग रहे सॉल्व हो रहे? अगर हो रहे तो खुश हो, अगर नहीं हो रहा है तो दुखी होने का बात है। यानी कि आपको और खुद से तैयारी करने का जरूरत है, टीचर आपको और हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि टीचर ऊपर आके चला गया। समझ आ रहा है? तो बहुत बड़ा ट्रैक है ये 2 साल, समझ में आया ना? इस रेस में वही जीतेगा जो आज मेहनत कर रहा है, वो नहीं जीतेगा। जो कंटिन्यूअसली आज बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे है। आप देख सकते हो अभी शुरुआत में आप लोगों का किसी थोड़ा बहुत टाइम ले रहा हूं बोलने लग गया तो बोल देता हूं। अब देख सकते हो शुरुआत में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। समझ में आया है ना? काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, नए बुक्स खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे। आपको मैं गारंटी देता हूं आपके बुक में ऐसे, हर बच्चे के बुक में, जो बच्चा 90% ऐसे स्टूडेंट है क्लास 11th में जो जिसका घर पे 5 नया बुक पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन पूरा साल वो खोलता नहीं उस बुक को। समझ में आ रहा है ना? आपका टीचर आपको बुक का लिस्ट लेकर के दिया जाएगा और आप वो बुक्स खरीदते जाओगे, बट आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है या फिर क्या छोड़ना है। समझ में आया ना?
क्लियर है? वो जो फालतू बाजारी किताब नहीं होता है, प्रदीप होता है, एबीसी होता है, ये सब फर्जी किताब नहीं होता है, वो सब पढ़ के कभी भी आईटी का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? वो सब पढ़ के वो एक मार्केटिंग वाला बुक है। समझ में आया ना? इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, सारे केसेस बुक में ही बना दिया। भाई तू क्या सोचेगा, बुक पढ़ना है तो हरिश्चंद्र वर्मा जैसे बुक पढ़, वो सब बुक पढ़ेगा तो दिमाग खोलेगा और चीजों को सीखेगा। फिजिक्स को पानी जैसे सिखा देगा थ्रू क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? एच सी वर्मा का बुक अगर खोल के देखेगा, कभी थियरी मिलेगा उसमें? कभी कोई थियरी नहीं मिलेगा। समझ में आया? थियरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? थियरी नहीं मिलेगा तो उसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस चीज को इतना ईमानदारी के साथ अगर करते जाओगे तो वो क्वेश्चन ही आपको पूरा पूरा चैप्टर का थियरी सिखा देगा। समझ में आ रहा है ना? वैसा किताब पढ़ने का कोशिश कर, रिसर्च करके किताब कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। बाजार किताब जो बिकता है ना सिलचर का सारे लाइब्रेरी में, प्रदीप हो आपका एनसीईआरटी तो बेस्ट बुक है, वो तो ठीक है, वो तो टेक्स्ट बुक है, बट उससे तो सारे काम ही नहीं होने वाला। तो जितना दिया है बहुत अच्छा दिया है। बट ये जो मार्केटिंग वाला बुक आता है ना, एक होता है प्रतीक, एक होता है एबीसी, सीधा सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, इनसे घटिया किताब जो है वो बिकता ही नहीं है कहीं पे। समझ में आ रहा है ना? वो बाजारी किताब होते भाई, कभी सिखाते नहीं है आपको, वो कंफ्यूज कराने का किताब है। समझ में आ रहा है ना? वो फालतू इतना इतना थियरी लिखा हुआ है भाई, उससे थोड़ा सिलेक्शन होता है। पढ़ना तो अच्छा किताब पढ़, बोर्ड के लिए वो सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो हर एग्जाम के लिए खराब है। आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चीज को हाथ मत लगाएंगे ना, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोर्ड के लिए ये सब पढ़ के समय बर्बाद करने की जरूरत है? बोर्ड के लिए तो टीचर का नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ही हो जाएगा, ठीक है? अगर समय लगाना ही तो अच्छा किताब पढ़ो ना, पढ़ करके समय वेस्ट करो अच्छे से। समझ में आ रहा है? तब भी कुछ सीखने को मिलेगा, फालतू किताब पढ़ करके क्या फायदा, ठीक है? पूछ लीजिएगा अपने सीनियर्स को, ठीक है? उनके घर पे देखेंगे ना, जाकर के देखेंगे इतना इतना बुक्स नया पढ़ा हुआ है जो पढ़ाई नहीं आज तक। समझ में आया ना? तो बुक्स खरीदने के चक्कर में मत जाओ, एक बुक खरीदो, उसको ए से लेकर के जेड तक कंप्लीट करो, उसमें जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कॉन्फिडेंस कहीं पे नहीं आएगा, और वही कॉन्फिडेंस काम आएगा जो आपको एग्जाम में सेलेक्ट कराएगा। समझ में आता है क्या? ठीक है? फालतू कॉन्फिडेंस यहाँ पे काम नहीं होता है, ठीक है? काम का कॉन्फिडेंस लो, उसी से सब कुछ होगा। खैर बातचीत बहुत हो गया, काम पे आ जाते वापस। यहाँ पे मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना, वो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी तो हो जाता है, ठीक है? बट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो होता है ना, वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नहीं होता है। नहीं बोल रहा हूं मे और may नॉट बी इक्वल नहीं बोल सकते हो, ठीक है? मे बी इक्वल, may नॉट बी इक्वल। ऐसे बहुत सारे कहानी है जहां पे ये इक्वल नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है मेरे बात? तो ये नेसेसरी नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये नेसेसरी है, ये होगा ही होगा, जो मैंने प्रूफ कर दिया। समझ में आ रहा है ना? ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसको होने के लिए दिस इज ए सबसेट ऑफ दैट होना पड़ेगा, और ये इसका सबसेट होना पड़ेगा। तो ये जो है वो तो इसका सबसेट हो जाता है, बट ये इसका सबसेट हमेशा होता नहीं है, हमेशा होगा ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। समझ में आया ना? ये इसका सबसेट हमेशा होगा, उसका कोई जरूरत नहीं, मतलब हमेशा वो कंफर्म नहीं है कि ये इसका सबसेट होगा, बट ये इसका सबसेट होगा। मैंने प्रूफ करने के लिए दिया ना आपको, ये इसका सबसेट है, कर सकते हो। बट ये जो इसका सबसेट है वो जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये दोनों जो हमेशा इक्वल होगा। हाँ, जब ये इसका सबसेट हो जाएगा तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, जब ये इसका सबसेट नहीं होगा तब ये दोनों इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो उसी चीज को आपको यहाँ पे बताना है। याद रखिएगा इस चीज को, ये रिलेशन कोई भी सेट ए और बी के लिए ट्रू है, यहां से ये इसका सबसेट वो भी कोई भी सेट के लिए ट्रू है, बट ये जो है वो इसका सबसेट वो हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है? तो चलो प्रूफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना? चलो हम सबसे पहले ये अगर इसका सबसेट प्रूफ करना है तो क्या मानेंगे? कोई भी एक कैपिटल एक्स मानेंगे जो इस सेट में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? अरे मैंने उल्टा बोल दिया यार, ये इसका सबसेट है वो सही है, बट ये इसका सबसेट होगा वो गलत बात है, ठीक है? ये इसका सबसेट होगा वो गलत बात है, ठीक है? तो हम सबसे पहले कोई भी एक कैपिटल एक्स मान लेते हैं जो किस सेट में प्रेजेंट है, इस सेट में प्रेजेंट है, इस सेट में प्रेजेंट है, ठीक है? और हमें ये प्रूफ करना है कि यही कैपिटल एक्स इधर भी प्रेजेंट होगा। कैपिटल एक्स क्यों मान रहे हो उसका रीजन मैंने पिछले वाले प्रूफ में दे दिया। अगर x यहां पे प्रेजेंट है तो x बिलोंग्स टू p ऑफ a होगा, और x बिलोंग्स टू क्या होगा? p ऑफ b होगा। अगर x बिलोंग्स टू p ऑफ a है तो कैपिटल x इज ए सबसेट ऑफ a होगा,
और कैपिटल एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। यहां से अपन ये बोल सकते हैं ना कैपिटल एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा, क्योंकि बीच में और है। तो कैपिटल एक्स अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो कैपिटल एक्स पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ये माने थे, एक्स बिलोंग्स टू ये मिल गया, इसका मतलब ही क्या कि ये प्रूफ हो गया ना। बाकी लिखना आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इज ए सबसेट ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज ट्रू। अब बोलोगे कि सर इस चीज को तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, ये भी इसका सबसेट है। देखो इस चीज को अगर आप प्रूफ करने जाओगे तो आप कन्वर्सली लिखोगे ना, कन्वर्सली लेट y इज ए y बिलोंग्स टू, नहीं कैपिटल Y मान लेते हैं, बिलोंग्स टू P ऑफ A यूनियन B। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आप यहां से क्या लिखोगे, कैपिटल Y इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। फिर आप क्या लिखोगे, कैपिटल Y बिलोंग सबसेट ऑफ A और कैपिटल Y सबसेट ऑफ B। फिर आप यहां पे लिखोगे y बिलोंग्स टू P ऑफ A और y बिलोंग्स टू, ये लास्ट ईयर में कोई बच्चे ने पूछा था, भी मुझे याद है 9th क्लास का। फिर y बिलोंग्स टू P ऑफ A और P ऑफ B, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू ये माने y बिलोंग्स टू ये मिल गया, तो P ऑफ A यूनियन B जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपका जो है वो कन्वर्सली वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। बट अगर मैं आपको अच्छे से दिखाने का कोशिश करूं तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है। क्या मिस्टेक्स है मैं आपको बताता हूँ। वही चीज पकड़ नहीं पाते हो जो क्रिटिकल चीज है, जहां पे टीचर आपको हेल्प करना चाहिए, और वही मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो A एक सेट ले रहा हूं मैं 1,2, B एक सेट ले रहा हूं मैं 3, 4, 5, ठीक है। और कैपिटल X में कोई भी एक सेट ले रहा हूं, मान लो कम ले लेते हैं यहां से 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए अगर ट्रू होना है तो हर किसी सेट के लिए होना पड़ेगा ना, कैपिटल X नहीं कैपिटल Y, हर किसी सेट के लिए होना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं ये हर किसी के लिए है या नहीं। देख P A यूनियन B क्या आएगा, यहां से A यूनियन B आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका अगर मैं पावर सेट लिखने का कोशिश करूं तो उसमें एक एलिमेंट तो ये आएगा, उत्तर कन्फर्म है ना। 4 को लेकर के जब बनाने जाऊंगा टोटल कितना होगा, 32 सेट होगा, सबसेट होगा ना। तो इसका जब पावर सेट लिखने जाऊंगा तो 1, 2, 3, 4 बोल के एक सेट तो आएगा जो उस पावर सेट का एलिमेंट होगा। तो ये y बिलोंग्स टू P ऑफ A यूनियन B, ये फंडा तो समझ आ रहा है। तो y इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, तो ऑब्वियसली y जो है वो A यूनियन B का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि सेट ऑफ 1, 2, 3, 4 वही तो है ना y तो A यूनियन B का सबसेट है। यहां से आपको क्या मिल रहा है कि y इज ए सबसेट ऑफ A और y इज ए सबसेट ऑफ B। क्या ये y जो है वो इस A का सबसेट है, नहीं, A पे तो 3, 4 है ही नहीं ना सर। और क्या ये y इस B का सबसेट है, नहीं, क्योंकि B पे 1, 2 मिसिंग है। तो इस जगह से जो आप ये चीज लिख रहे हो ना, इस जगह से जो आप ये चीज लिख रहे हो y सबसेट ऑफ A यूनियन B से y इज ए सबसेट ऑफ A और y इज ए सबसेट ऑफ B, जो आप चीज लिख रहे हो वो चीज जो है वो आपका कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। इस चीज को दिमाग में फिट करके रखो कि सर ये प्रोसीजर, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि सर अगर आप ये चीज कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये तो उसका उल्टा है, आप तो इतना देर से उल्टा ही करके आ रहे हो। बट बेटा यहाँ पे को ध्यान देना होगा कि उल्टा जो चीज कर रहे हैं वो हमेशा ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बोलोगे सर क्या आपने तो हर जगह पे ऐसे चेक नहीं किया, मैं बोला हर जगह पे चेक नहीं किया क्योंकि ट्रू था, यहाँ पे चेक करके बताया क्योंकि ये गलत है और एक एक्सेप्शन की तरह काम कर जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद करके रखिएगा। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट यह है कि अगर मैं कभी ये लिख देता हूं कि x कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, तो उस जगह से कैपिटल X A का सबसेट होगा या कैपिटल X B का सबसेट होगा, वो हमेशा जरूरी नहीं है। ये हमेशा जरूरी नहीं है, इंप्लाई नहीं करेगा। इससे ये हो भी सकता है, इससे ये नहीं भी हो सकता। अगर मैं उस प्रकार से एग्जाम्पल डिजाइन करता तो शायद ये ट्रू हो जाता, इसीलिए तो बोला मे और मे नॉट बी ट्रू। और अगर मैं उस प्रकार से डिजाइन नहीं करता तो शायद ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को अच्छे से नोट करके अपने दिमाग में फीड करके रखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे अक्सर किसी को समझ नहीं आता है चीजें, और समझ ना आने की वजह से वो रट लेते हैं। और अगर मैं बात करूं तो 99% बच्चे जो है वो इस चीज को रट के जाते हैं। यही 2 क्वेश्चन, इस 3 क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में रट के जाते हैं और गलत भी होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये गलत भी करते हैं बच्चे और रट के भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको रटना भी नहीं है और आपको गलत भी नहीं करना है। मेरा बात अभी समझ नहीं आएगा तो आपको अभी कैसे समझ करो। अभी तो आप सोचोगे कि आप बाहर में एक्सटर्नल अफेयर्स जितने भी देख रहे हो वही चीजें करेक्ट है। मेरा बात है आपको समझ आएगा, धीरे धीरे एहसास करोगे जब, तब आपको पता चलेगा कहानी कि जो चीज आप अपना सर फोड़ के सीखोगे ना, वही चीज आपको एक झटके में सिखा दिया था, बट आप ध्यान नहीं दिए थे। अगर नहीं दे रहे हो,
जिस चीज के लिए आप इस चीज को गवा दोगे हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है ना? बट समय आपको एहसास दिलाएगा। दो कहानी होता है ना, समय अभी है, एहसास कर लोगे तो समय अपना साथ साथ चलेगा, और अगर समय का काम समय पे नहीं कर रहे हो तो जिस दिन समय दोस्त ये चीज आपको सिखाएगा ना, उस दिन आंखों से बस आंसू निकलेगा। और सीखोगे तो जरूर, आज काम नहीं कर रहे हो ना किसी दिन पैसा पेट चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। जिस दिन काम करोगे, समय जिस दिन मजबूर होकर के आपको काम कराएगा, उस दिन आंसू भी निकलेगा और काम भी करना पड़ेगा। बट समय रहते रहते काम कर लोगे तो आंसू नहीं निकलेगा, खुशी के साथ काम करके निकल जाओगे, समय आपका साथ देगा। ठीक है, तो समय को दोस्त बनाना या दुश्मन बनाना है वो आपके हाथ में है। उस चीज को आप खुद अपने आप को उस प्रकार से डिजाइन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ये 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके रख दीजिएगा दिमाग में, ठीक है ना? इस पॉइंट को नोट करके रख दीजिएगा। अभी मैं और कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और लिख करके उन सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डिस्कस कर देता हूं। तो यहाँ पे हमने और कुछ क्वेश्चन पिक किए, ठीक है, तो इनको हम देख लेते लास्ट, तो हम समझ जाएंगे। एक ओवरव्यू तो मैंने आपको पूरा दे दिया कि प्रूफिंग को करेंगे कैसे। आज के काम में क्लास में मैंने सिर्फ उसी क्वेश्चन को पिक किया जहां पे आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ करना जो है उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, इसीलिए आपको वो चीज बार बार प्रैक्टिस करके सिखाया जा रहा है। सिर्फ मेरा जो क्लास है वो देखने से काम नहीं चलेगा दोस्त, उसको तो समझना पड़ेगा। पहला काम क्या है कि लेक्चर को पूरा देखना, दूसरा काम क्या है नोट्स बनाना, और लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाओ, नहीं तो टाइम ज्यादा जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर देखने में, 1.5 घंटे का लेक्चर देखने में 3 घंटा लग जाएगा, एक बार में लेक्चर क्लियर हो जाएगा। फिर उस नोट्स को वापस पढ़ना, वो है आपका दूसरा काम। नोट्स को जब वापस पढ़ोगे तब उस चीज से और 10 डाउट निकालना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब में डाउट निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलना है तो आप चीजों को रट रहे हो, मैं पहले ही बोल के दे रहा हूं, गारंटी है कि आप रट रहे हो चीजों को। अगर आप नहीं सोच रहे हो प्रॉपर्ली, थोड़ा ना थोड़ा तो डाउट आना ही चाहिए। दूसरा मेथड मैंने इस प्रकार से किया, आपने उस प्रकार से सोचो चीजों को। एग्जांपल्स लो, लेकर के चेक करो क्या मैं हर एक रिलेशन सही लिख रहा हूं या गलत, ठीक है। उस प्रकार से लिख के अपना माइंड को सोचने के लिए मजबूर करो और तैयार करो, क्योंकि आगे इतना बड़े बड़े कहानी आएगा जहां पे आपको दिमाग का यूज काफी ज्यादा करना होगा, ठीक है। याद भी रखने पड़ेंगे काफी चीज और यूज भी करना पड़ेगा अच्छा खासा, ठीक है। तो उस चीज के लिए ट्रेन भी करोगे और सीख भी जाओगे कि कैसे सोचते हैं, और सोचना सीखो, आदत भी बन जाएगा। आदत बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर अगर उसमें कोई डाउट आता है, नया चीज अगर कुछ सोचते हो, अगर कोई डाउट आता है, कंफर्म करने के लिए मेरे को पूरा पूछो। मेरे को पूछने के बाद, मेरे साथ डिस्कस करने के बाद जाकर के आपका लेक्चर देखना पूरा खत्म हुआ, याद रखना। ये 3 स्टेप करने के बाद जाकर के पूरा लेक्चर खत्म होता है। यानी कि जितना क्वेश्चन किया वो सारे क्वेश्चन आपको आता है, आपने प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से, नोट्स भी बना लिए, और आप जिस तरीके से सोच सकते थे वो आपने नए नए चीजें सोच भी ली, खत्म बात। उसके बाद शीट को पकड़ो, देखो आपसे सवाल बनता है नहीं बनता है, चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, ना बन के कहां जाएगा, बनेगा। उसके बाद आप अपना फुल ट्राई मारो, अगर बन जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो वापस मैं तो हूं, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा, सारी कहानी करके दूंगा, ठीक है। बट कंटिन्यू अगर इस प्रकार से अगर नहीं हो जाता है शीट, मैं बोलने के बाद भी अगर जरूरी नहीं कि शीट सॉल्व हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो वापस डिप्रेस नहीं होना है, बार बार ट्राई करते जाना है। मेरे को फोन करना है, पूछना है कि सर ये कर रहा हूं नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हिंट दीजिए ना तो शायद हो जाएगा। उस प्रकार से अपने आप को इन्वॉल्व करना है, समझ में आया ना, चैप्टर के साथ सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व करना है, ठीक है। लॉजिक डेवलप होगा, दिमाग भी खुलेगा, समझ में आ रहा है। और उस प्रकार से धीरे धीरे करते करते आपका क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। जब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा ना, उस वक्त अगर आप मेहनत को कंटिन्यू कर लिए तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनना ये एक कला है, वो कला हर इंसान के अंदर आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। क्या बता, आपसे 2 से 3 महीना लग जाए, मैं आपको 1 कर रहा हूं, बट अगर आप अभी हार मान गए तो मुसीबत में फंसोगे दोस्तों, समझ में आ रहा है। अभी हार नहीं मानना है आपको, आप दर्द में रहो या फिर किसी भी चीज में भी रहो, आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है। आपको समझ में सारा चीज आना चाहिए। सवाल अगर नहीं बन रहा है, समझ में अगर नहीं आता है तो आप पीछे पड़ जाओ। समझ में सारा चीज आना चाहिए। वो जो पहला 3 घंटा का मेहनत बोला था ना, वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। वो तो कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे उसके दिमाग में कुछ हो या फिर ना हो, वो तो कर सकता है, ठीक है। ये लेक्चर्स को समझना पड़ेगा बहुत जरूरी से, ठीक है। वो तो पहला काम है, वो तो करना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप का बात करो, शीट सॉल्व करना। अगर वो नहीं होता है पैनिक मत होना, कंटिन्यू ट्राई करते रहो, एक ना एक दिन शुरू हो जाएगा। मेरे 6 महीना क्वेश्चन मेरे को सॉल्व ही नहीं होता था, 10-10 घंटा लेकर के बैठा रहता था 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन को जेई लेवल का।
बट सॉल्व ही नहीं कर पाता था। बट क्लास में सबको समझ आ रहा है, समझ में आया। बट जिस वक्त सॉल्व होना शुरू हो गया उस वक्त मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्वेश्चन मेरा लगना शुरू हो गया। और वही होता है वो थ्रेशोल्ड पॉइंट, जिस चीज को अगर आप क्रॉस कर जाओगे तो आप उस जोन पे आ जाओगे जो जोन हम सिलेक्शन वाला जोन बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और कंटिन्यूअस मेहनत करते जाना होगा, गिव अप नहीं मारना है। कंटिन्यूअस पेशेंस रख करके, खुद के ऊपर विश्वास रख करके, आत्मविश्वास सबसे जरूरी चीज होता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करते जाना है। होगा वो मैं गारंटी देता हूं, अगर ईमानदारी से करते जाओगे। अगर नहीं हो रहा है, मेरा गला दबा देना आकर के वापस, चाहे आईआईटी हो या फिर किसी भी एग्जाम होगा, ये कंफर्म है। अगर जैसे बोल रहा हूं वैसे सुनोगे तो कंटिन्यूअस मेहनत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए किस प्रकार से बोला है। देखो यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव दैट, तो जो 32 वाले क्वेश्चन है ना, वो 32 वाले क्वेश्चन में से 4-5 कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पिक किया। तो देख लेते हैं किस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन को अपन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन नहीं, यानी कि वो जो है ना आपका एक्स बिलोंग्स टू, वो वाला फंडा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो आपको पता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आप अगर प्रूव करना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा, A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ करना होगा, या फिर B इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्रूफ करना होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस जगह से स्टार्ट करो, ठीक है। A से स्टार्ट करो, है ना, A से स्टार्ट करते सबसे पहले A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ करने के बारे में सोचते। तो A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ करना मतलब क्या, A इज इक्वल टू ए यूनियन यू लिख सकता हूं ना। A को अगर मैं रखना चाहता हूं तो यही तो लिख सकता हूं। अगर मैं A इंटरसेक्शन यू लिखूं तो A इंटरसेक्शन यू ही तो होगा, A इंटरसेक्शन यू, क्योंकि ए और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन है वो ए होगा। बट अगर मैं दूसरा कुछ यहाँ पे यूज करना चाहूं तो ए इज इक्वल टू, या तो मैं ए इंटरसेक्शन यू लिख सकता हूं, या तो मैं ए यूनियन फाई लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ये चीज यूज करके भी दिखा दूंगा आपको। पहले यू से कर लेते, तो ए इंटरसेक्शन, अभी यू के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे u का वैल्यू तो नहीं मिल रहा है मुझे, u के जगह पे मुझे b इन्वॉल्व करना है। तो b को अगर इन्वॉल्व करना चाहूंगा तो u के जगह में मैं b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। b और b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है, u होता है, आपको अच्छे से पता है कॉम्प्लीमेंट लॉ से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन बाहर यूनियन अंदर, तो यूनियन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b हो गया और इधर यूनियन आ गया, और फिर इधर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो बाई क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, जो भी है लिख देना, लो वगैरह अंदर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आ जाएगा, और अभी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना, सिंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या, 5। अगर ये 5 के इक्वल है तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन वही सेट होता है। यहाँ से आपको ए और ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कंफर्म है कि ए जो होगा वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है का? उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो कहानी को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और सॉल्व भी कर पाओगे इस प्रकार से, ठीक है। बट अगर आप ए को ए यूनियन 5 लिखते तो 5 के जगह पे आप क्या लिखते, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर 5 के जगह पे आप ये भी लिख सकते थे, ए यूनियन 5 से अगर शुरू करते तो 5 के जगह पे आप बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है, बट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 हो जाता है। तो अभी आप इस प्रकार से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, ए यूनियन बी हो जाता और यहाँ पे इंटरसेक्शन आकर के ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता, बट यहाँ पे आप फंस जाते। क्यों फंस जाते, क्योंकि इस चीज को फर्दर आप क्या लिखोगे आपको नहीं पता, क्योंकि उधर तो हमें पता था ना कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 5 है, बट यहाँ पे आकर के मैं फंस जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग में यही चीज एग्जाम में क्लिक करे, आपका एग्जाम में ये भी चीज क्लिक कर सकता है। आपको इतना पता है कि ये a इज अ सबसेट ऑफ b प्रूफ करने के लिए a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b प्रूफ करना है, बट जब आप प्रोसीड करने जाओगे तो a का वैल्यू आप a इंटरसेक्शन u लिखोगे एग्जाम में, वो जरूरी नहीं है। वो तो मैं 10 बार करा चुका हूं, इसको तो मेरे को पता है, तो मैंने लिख दिया। बट आपको कैसे पता चलेगा, आप तो एक बिगिनर हो, आपको कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे a यूनियन 5 भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। बट अगर आप ए यूनियन 5 लिखते हो तो आगे जाकर के कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगा, उस जगह से इस प्रकार में कहानी आएगा, और जब यहां पे आकर के आप फंस जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने तो गलत कर दिया, ठीक है, मैंने गलत रास्ता चुन लिया, इसीलिए मेरे को नहीं हो रहा है। तो शायद मैं अगर ये इस रास्ते को चुनूं, क्योंकि ए का वैल्यू दो ही चीज से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, या तो ए यूनियन 5 या तो ए इंटरसेक्शन यू। तो अगर इसको चुनो तो इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपको आपका मंजिल तक पहुंचा देगा।
ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो ये उन 5 डिफिकल्ट टॉपिक में से मैंने गिन के रखा है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना स्टूडेंट या फिर टीचर सोच लेते हैं। ठीक है, ये उतना सिंपल नहीं है, प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यहां पे आपको मेहनत करना होगा, यहां पे आपको करके देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से करते, इस प्रकार से करते, इस प्रकार से करते, देखते कि किधर से आंसर आता है। किसी को नहीं पता, कोई आपको फिक्स रूल नहीं दे सकता यहां पे कि बेटा इसी तरीके से कर लेगा तो प्रॉपर्टी से एक झटके में प्रूफ हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, करके देखना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, 2-3 बार काटना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा टेंशन में नहीं रहना है कि सर आपको कैसे पता चल गया, हमें कैसे पता चलेगा। मैं बोल तो रहा हूं, पेन चलाओ, पता चलेगा। प्रैक्टिस करो, अपना आप देखना शुरू हो जाएगा कि करें क्या। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये फैक्ट है, एक्सरसाइज 1 में जितना क्वेश्चन है उसके बाहर का क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में जितना क्वेश्चन 30, 35, 40 बुक सॉल्व करके मैंने जितना अच्छे क्वेश्चन मिला, सारा चीज उठा करके डाल दिया। ठीक है, इम्पॉसिबल है आना, फिर भी अगर आ जाता है तो वो एक्सेप्शन है, वो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, बट अगर कोई बाहर का क्वेश्चन आता है तो जरूर ये गारंटेड है कि आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट, इतना अलग अलग तरीके से आपको टेस्ट कर देते हैं हम चारों एक्सरसाइज में, ताकि जब आप उन चारों एक्सरसाइज को करते हुए आगे आप जब निकलते हो तो सेट का मास्टर बन के आप निकलोगे। समझ में आ रहा है ना? जब सेट का मास्टर बन के निकलोगे, चाहे शीट से आए, कंफर्म है 100% की शीट से ही आएगा, अगर नहीं भी आया तो भी तो करके आएगा, वो मेरा पूरा विश्वास है। अगर तो ईमानदारी से काम करता है जैसे बोल रहा हूं, अगर नहीं करता है तो हमेशा फंसा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फैक्ट बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सच बात बोलूंगा। देखो अगला क्वेश्चन देख लो, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यू है, यू यूनिवर्सल सेट, तो आपको ए से सबसे टॉप बी प्रूफ करना है। कैसे करें? सोच भाई सोच, कैसे करें? ए को मैं ए से सबसे टॉप बी, यानी कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, कुछ ये वाला कहानी करना होगा। तो अगर मैं ए को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? या तो ए यूनियन फाई, या तो ए इंटरसेक्शन ही हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यू का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी हो गया। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है भाई? फाई होता है ना, तो फाई इज इक्वल यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो फाई के साथ इसका यूनियन क्या हो जाएगा? वही खुद हो जाएगा। तो ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल मिल गया, मतलब ए जो है वो बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो इस रास्ते से तो प्रूफ हो गया, बट इस रास्ते से अगर मैं करूं तो ए यूनियन फाई के जगह पे क्या लिखूंगा? बी का जरूरत है, तो ऑब्वियसली फाई की जगह पे बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देता हूं तो कहानी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे ही कहानी यहां पे आकर के फंसेगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कोई हिंट मेरे पास नहीं है। मेरे पास किसका हिंट है? मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का हिंट है, बट यहाँ पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हिंट दे रखा है। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता तब मैं शायद इस तरीके से फंस जाता, बस इस तरीके से निकल करके लेके आता मैं अपना आंसर को। समझ में आ रहा है ना? तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे और आपका थॉट प्रोसेस पे। थॉट प्रोसेस क्वेश्चन देख करके ही पता नहीं चलता है, 2-3 बार घिसना पड़ता है, फिर पता चलता है। इस टॉपिक में हर टॉपिक का फ्लेवर अलग अलग है, उसको अलग अलग तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। वो सिखा भी देंगे आपको सारे काम, बट जैसे बता रहा हूं फॉलो कर दीजिए, सेफ साइड में रहेंगे और सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका। ठीक है ना? तो सेकंड वाला हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है इधर तो ये वाला फंस जाता ना, ये फंसता ही नहीं फंसता भाई, ये फंस जाता, यहां पे फंस जाता। ठीक है, बट ये चीज बचा देता था आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। इरेज कर देता हूं, कर लीजिएगा नोट, है ना? फिर अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए माइनस बी यूनियन बी। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? ए यूनियन बी के इक्वल प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिफरेंस है ना, तो आपको अच्छे से पता है कि डिफरेंस और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लगाना है। समझ में आया ना? पता ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का ये डिस्ट्रीब्यूटिव का घर का इंसान बन गया ना, आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हो आप। ए माइनस बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कहानी? तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये कितना है? बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो यूनिवर्सल सेट होगा। और किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन, वो सेट खुद हो जाता है।
तो ये किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी के इक्वल आ गया। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी जो भी यूज किया ब्रैकेट में हमेशा लिख करके रखोगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप लो यूज कर रहे हो बिना ब्रैकेट में लिखे अगर आप करोगे तो आपका नंबर जाएगा, मैं पहले ही आपको बोल के दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार से। आगे देखते क्या है, आगे देखते 4 ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, और माइनस को आप क्या डालो, इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट डाल दो, खत्म बात, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी यहाँ पे रहने दो इसको, है ना। और ये कंप्लीमेंट जो है वो कौन सॉल्व करेगा इसको, डी मॉर्गन सॉल्व करेगा, आपको अच्छे से जब पता है ना, आपको अच्छे से जानते हो ये चीज, डी मॉर्गन लो, समझ में आ रहा है। इस चीज का वैल्यू आप ये देख सकते हो, ठीक है। अभी आप एक काम करो, ठीक है, अभी आप एक काम करो, इस चीज सेट को ना आपको यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, बट अगर इस सेट को आप कुछ भी एक नया कैपिटल एक्स मान लेते हो तो आपको दिख जाएगा एक्स इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो आप इस प्रकार से मान लो ना, ए कंप्लीमेंट यूनियन क्या मान लो, बी कंप्लीमेंट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव तो लगाना ही है, उसको बिना तो आप आगे जा नहीं सकते हो, प्रोसीड नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो अभी अगर आप तोड़ फोड़ के इसको कुछ जोड़ने का कोशिश करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, जहां पे आपको ये नहीं पता कि x इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो कैलकुलेट करो x इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, जहां पे x क्या है, a यूनियन b है, a यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। देख लेते हैं यहां पे भी क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट लगेगा ना भाई, यूनियन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है, a और a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू इंटरसेक्शन 5 होता है, तो ये हो गया आपका b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये आ जाएगा आपका कुछ 5 के साथ यूनियन तो वही होता है, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका कुछ b माइनस ए टाइप का, तो ये क्या हो गया आपका b माइनस ए हो गया। और डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको पता ही चल रहा होगा क्या मिल रहा है, a माइनस b मिलेगा। तो b माइनस ए यूनियन a माइनस b को अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस b यूनियन b माइनस ए लिख सकते हैं, बाय कौन सा लो, कॉम्यूटेटिव लो, ठीक है, बाय कॉम्यूटेटिव लो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और ये दोनों कैलकुलेशन जो आप करोगे x इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट और x इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, वो भी आपको साइड में अच्छे से करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा फ्रेमवर्क बना करके दे रहा हूं कैसे आपको प्रूविंग करना है। अभी तक अगर समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ो अच्छे से और डीपली सोचो, मेरे साथ डिस्कस करो, डाउट शेयर करो, तो अपने आप एक ना एक दिन मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद 2-3 हफ्ते के अंदर ही आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, कहानी आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 का लास्ट पार्ट कौन सा है, a माइनस बी यूनियन सी। तो यहाँ पे सोच के आपको क्या लग रहा है, a माइनस बी यूनियन सी, क्या लग रहा है, सर माइनस को हटाओ, बोले क्यों, बोले इसके अलावा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, माइनस को हटाओ और कॉम्प्लीमेंट लगाओ। मैंने बोला ठीक है, इस चीज को क्या करूं, आप बोलोगे सर डी मॉर्गन तो है ना तैयार, तो क्यों इतना सोच रहे। अगर डी मॉर्गन तैयार है, मैं अगर अभी आपको पूछता हूं तो अभी क्या करो बोल, तो अभी आप बोलोगे सर आपको यहाँ पे a माइनस बी लाना है ना, तो आप a यूनियन b यूनियन c को एसोसिएटिव ना लगा करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो सर, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो ये चीज अगले क्लास में भी हमें ये चीज यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, कहाँ पे, वो जो कार्डिनलिटी का कंसेप्ट है ना, उस जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा। दिखाता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे b कंप्लीमेंट वगैरह छोड़ो, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, उसको मैंने क्या लिख दिया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c लिखा ना, तो उस चीज को ब्रैकेट में एक्सप्लेन करके रखना, ठीक है। ये तो कोई लो नहीं है, बट अपना लॉजिक से आपने यूज किए, a ये सेट है और b इंटरसेक्शन c कौन सा सेट है, b और c का इंटरसेक्शन ये है। तो इन दोनों का जो तीन a का इस a तो ये पार्ट है और b इंटरसेक्शन c ये पार्ट है, तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो ये होगा ना, समझ में आ रहा है। तो अभी अगर मैं a इंटरसेक्शन b निकालता हूं तो वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं a इंटरसेक्शन c निकालता हूं तो कौन सा है, ये वाला है। तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी तो ये वाला पार्ट है, यानी कि ये दोनों चीज जो है वो वेन डायग्राम से आपको दिख रहा है क्या है, इक्वल है। तो आप इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हो। और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, वो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो लेक्चर 2 में। और a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a माइनस c हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने इस चीज को कहां तक पहुंचा दिए, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c तक पहुंचा दिए, जो चीज आपको प्रूव करना था। एकदम सिंपल है दोस्त, एकदम सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ ही डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जहां पे
आपको प्रॉपर थिंकिंग का जरूरत हो जाता है या फिर अलग अलग तरीके से करने का, मतलब मुद्दे का बात है कि टाइम लग जाता है। अगर रटना नहीं चाहते हो, समझना पड़ेगा, तो मैं तो बच्चे को टाइम दूंगा इस चीज में करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर समझ के करना चाहता है कोई तो इसमें टाइम लगेगा। बट जो लोग रटना चाहते हैं तो उनके लिए टाइम का क्या जरूरत है, उनको तो अगर सवाल पता है तो छाप देंगे, उल्टी कर देंगे, अगर सवाल नहीं पता है तो धराशायी। ठीक है ना, इसीलिए तो देखते हो ना, पता है ना भाई, सिलचर से हर साल कितने बच्चे आईटी में सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो हर साल मान लीजिए 1 से भी कम, पूरा बराबरी से अगर मैं बात करूं एवरेज का 1 से भी कम। ठीक है, बट मैथ्स में 100 में 100 कितने जनों को आते हैं, हजारों, 100, समझ में आना, 100 ऐसे मिल जाएंगे जो मैथ्स में 95 से ऊपर नंबर ला रहे होंगे। जो मैथ्स में 95 से ऊपर नंबर लाते हैं, क्या उनका इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो IIT में बस 40% नंबर से कैरी कर पाए, क्योंकि 40% में IIT का सिलेक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, सिलेक्शन, अच्छा ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, 40% में सिलेक्शन, यानी कि आप किसी पुराने IIT में एक डिस्टेंट ब्रांच लेकर के पहुंच जाएंगे। बट होता क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास्टर और एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है, सिर्फ रटाते जाओ, नोट्स डालते जाओ और बोर्ड्स में नंबर आते जाओ। समझ में आ रहा है, जे का नंबर का कोई अहमियत नहीं, क्योंकि मास्टर पढ़ाता नहीं है ना उस प्रकार से। समझ में आ रहा है ना, सीधा सीधा अगर बात करोगे, ठीक है ना, सिर्फ किससे मतलब है सिर्फ इससे मतलब है कि बोर्ड में कितना आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि IIT का पढ़ाई कराने के लिए आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा सबसे ज्यादा। ठीक है ना, खुद को भी काफी दर्द देना पड़ेगा। ठीक है, वो तो करने के लिए कोई तैयार होंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है सी माइनस बी का वैल्यू क्या प्रूफ करना है, ए। ठीक है, सी माइनस बी का वैल्यू प्रूफ करना है, ए। देखते हैं, चलो RHS से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सी माइनस बी, कुछ तो हवा लग रहा है कि क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूं सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए यूनियन बी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का पूरा पूरा खाना तैयार हो गया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को ले लेते अंदर और यूनियन को क्या करा देते, डिस्ट्रीब्यूट कराते, जो अंदर है वही तो बाहर जाएगा ना, खत्म। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो गया, उसको तो आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप इसी प्रकार से रखो, बट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। बट आप बोल रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ठीक है, तो ये तो आपका 5 है, तो इसको तो आप 5 लिख सकते हो, इसको तो आप 5 लिख सकते हो। 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन तो वही होगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहां से मुझे ए पे जाना है ना, यहां से मुझे ए पे जाना है, तो ए पे अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं किस प्रकार से जा सकता हूँ, तो देखो इस चीज से मैं वापस क्या लिखूंगा, इस सेट को किसके साथ यूनियन लिख सकता हूँ, 5 के साथ, 5 के साथ यूनियन लिख सकता हूँ। तो वापस यहाँ पे आकर के मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ऐसे कर देते, यहां से ये ना लिख करके ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, और 5 के साथ इसका यूनियन 5 का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का रिजल्ट है। ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या होने वाला है, कहानी होने वाला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। देख इस चीज का वैल्यू ये होगा, यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू ही ये लिखा, तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव अपने लगा दिए। तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यू के इक्वल होगा, और ए और यू का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से आपको आपका एलएचएस जो है वो मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे कहानी जो है सेट थ्योरी का वॉक थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो बता दी काफी सारे क्वेश्चन है ना सेट थ्योरी के ऊपर बेस करके, तो काफी सारे प्रूफ्स मैंने आपको सिखाने का कोशिश किया, पता नहीं कितना सिखा पाया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप सीखे होंगे। अगर कोई डाउट है तो फोन कीजिए, फोन करके मेरे साथ डिस्कस कीजिए और प्रॉपरली पढ़ने का कोशिश कीजिए। IIT कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता, पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका अगर सही है तो आराम से आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा। बट आपको लगे रहना पड़ेगा 2 साल, वही एक डिफिकल्ट चीज है। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा है और आत्मविश्वास ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंट ऐसे नहीं मिल जाएगा, सवाल कर करके जो प्रैक्टिस करोगे ना तब जाकर के मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो उसके लिए समझना और अंडरस्टैंडिंग उस लेवल में होना चाहिए। ठीक है, और NCERT तो है ही, सीट अगर हो गया तो NCERT तो हो ही जाएगा, वो तो
बोर्ड का तो बात तो खैर मतलब क्या खैर मतलब इसका मतलब ये है कि वो तो हो ही जाएगा। एक्सरसाइज 1 जो है वो प्रॉपर्ली बोर्ड एग्जाम के लिए डिजाइंड है ना, ये सब तो हमारे जेईई में तो पूछे नहीं जाते, तो मैं क्यों करा रहा हूँ आपको, मैं बोर्ड्स के लिए करा रहा हूँ। और बोर्ड्स में भी इतने डिफिकल्ट चीजें पूछे नहीं जाते, समझ में आ रहा है ना। बोर्ड्स में भी अगर पूछे जाते तो सिंपल सा कोई प्रूफ, जैसे लॉज वगैरह नहीं किया था पिछले लेक्चर में, उन्हीं सबका प्रूफ वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। बट फिर भी करा रहा हूँ ताकि आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो। अगर कराते तो पूरा चीज कराएंगे ना, थोड़ी ना चीज छोड़ छाड़ के कराएंगे। मेरा ये आदत नहीं है कि मैं चीजें छोड़ छाड़ के कराऊँ। मैं ए से लेकर के जेड तक सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में हो या फिर आईटीजे के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है। कंप्लीट चीजें होता है यहाँ पे। बोर्ड्स प्लस आईटीजे का ए से लेकर के जेड तक पूरा कहानी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। वो मेरा वादा है। अगर नहीं होता है तो गला दबा दूंगा। अगर ऐसा कोई चीजें मिल जाता है, वो पूरा इंडिया में कहीं भी पढ़ाया जा रहा है, किसी भी कोचिंग में मटेरियल में मिल रहा है, किसी भी ट्यूशन में हो रहा है और कलाम इंस्टीट्यूट में आपको नहीं पढ़ाया गया है, गला दबाना आकर के मैं हाथ खोल के दे दूंगा, दबा देगा। समझ में आया ना। बट खैर वो चीज ऐसा ना हो कि मान लो फंक्शन वगैरह चैप्टर में मैं कुछ चीजें हो मुझे कैलकुलस में पढ़ाता हूँ, बट आपको देखेगा कि वो मास्टर फंक्शन में बता रहा, बट मेरा पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, मैं उसको कैलकुलस में इंट्रोड्यूस करता हूँ। समझ में आया ना। तो वो पूछ लेना चाहिए सर कि क्या है क्या नहीं है। खैर ये सब फालतू बात छोड़िए। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कहानी जो है वो समझ में आना चाहिए। अगर प्रॉपरली फॉलो करते जाओगे तो सारे सपना आपका पूरा होगा, बट आपको मेहनत करते जाना होगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है। और अभी मैं इस स्टेज में आपको बोल सकता हूँ कि आप जो है ना वो कर सकते हो। मतलब एक्सरसाइज 1 आपका जो होमवर्क है वो अगर मैं रीशेड्यूल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपका होमवर्क जो है आज के लेक्चर के बाद वो आपका एक्सरसाइज 1 पूरा आज होमवर्क दे करके दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में बोला था ताकि आप कर सको, एक बार ट्राई करके देखो कि होता है या नहीं होता। एक्सरसाइज 1 का जितने भी क्वेश्चन है प्लस इंटरनल जो थियरी के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1 आपका पूरा होमवर्क है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम कार्डिनलिटी की बात करेंगे। जो सेट पार्ट 2 है उसको अच्छे से कवर करेंगे। उसको अच्छे से कवर करने के बाद हमारा सेट चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद वाले लेक्चर में हम पूरा शीट को अच्छे से प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे थियरी आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो फोन करो मेरे साथ, मैं समझाता हूँ आपको। मैं आपको फोन का इंतजार में रहूंगा और मैसेज करो, कुछ भी तरीके से आप पूछ सकते हो। और प्रॉपर्ली अपना होमवर्क कीजिएगा। पहले तो जैसे 3 घंटा बोला था लेक्चर को अच्छे से देखना, फिर अपना होमवर्क पे आपको टाइम वेस्ट करना है। वेस्ट नहीं होता है, ये यूटिलाइज होता है, ठीक है। प्रॉपर्ली स्टार्ट करना, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा, यहाँ तक रखते हैं। पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं।